हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2022 नामक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमने अपने मार्च तक के आर्टिकल को कवर कर लिया है। मार्च तक के आर्टिकल का मतलब कि 15 मार्च 2021 तक के आर्टिकल को हमने कवर कर लिया है। आज हम अपने मार्च के सेकेंड पार्ट, जिसमें 16 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी और अदर मैगजीन्स में इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स 2022 और 2023 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन किस लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है और इसे हटाया किसके द्वारा जाता है। कहने का मतलब कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो इतने प्रकार के एंगल से आप सोच लिया करें कि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और फिर जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप याद रहेंगी। ठीक, तो अब देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, इसे राज्य में स्थानीय निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, वो कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बता दो कि निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कंडक्ट कराता है। तो आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी। ठीक है, तो आपको इतनी बेसिक जानकारी याद रखनी है। अब कई बार क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे पूछते कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है। तो नहीं, वर्तमान में आप देख भी रहे हैं कि 5 राज्यों में इसमें चुनाव हैं और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी शक्तियों एवं कार्यकाल को राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किया जाता है। आपसे यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि इसकी शक्तियों एवं कार्यकाल को संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है ना कि हम जब पढ़ें तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस लाइन पे क्या क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को ये समझना है कि नहीं भाई, संसद के आधार पे नहीं, राज्य विधायिका यानी कि राज्य विधानमंडल के आधार पे। ठीक है, अगला है राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अभियोग की प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है। अर्थात राज्य चुनाव आयुक्त जो है, ठीक है, जो चुनाव का प्रमुख होता है, उसे राज्यपाल अपने मन से नहीं हटा सकता या उसे राज्य विधानमंडल अपने मन से नहीं हटा सकती। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुरूप ही हटाया जाएगा। और वो प्रोसेस कैसा है? वो प्रोसेस है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि एक तरीके का इनडायरेक्टली महाभियोग का प्रोसेस। आप में से इंडियन पॉलिटी जिन बच्चों ने पढ़ा है वहां पे हमने महाभियोग के बारे में बताया है कि 2/3 मेजॉरिटी के आधार पे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे डिटेल में पढ़िए। अगला आर्टिकल है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आप में से जिन बच्चों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हमेशा सुना है, और यहाँ तक कि जिन बच्चों का आईपीएस है यानी कि स्वप्ना, ठीक है, आप में से कुछ बच्चे स्वप्ना और लबसना नहीं लिख पाते हैं। मैंने कई बच्चों की मिस्टेक देखी है। लबसना की स्पेलिंग है LBSNAA और स्वप्ना की है SVPNAA। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, ये आईपीएस के लिए है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, ये आईएएस के लिए है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर और पहले उप प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 2 पद इनके पास एक साथ थे। ठीक है, दूसरी खास बात कि भारतीय संविधान सभा जिसका गठन कैसे हुआ था? राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, यानी कि भारत की जो संविधान सभा बनी थी जिसका काम था कि भारत के संविधान का निर्माण करना, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों का परिणाम थी। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनमें से कुछ समितियां बनी थी
उन समितियों में मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों के लिए समिति, जनजाति लोगों के लिए समिति या प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे? तो आप बता देना कि उसके हेड थे साहब पटेल। ठीक है, अब यहाँ प्रांतीय आपको मिल रहा है तो प्रांत अलग चीज थी उस समय और संघ अलग था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संघ संविधान समिति कौन थे? तो इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है एमपी लैट के बारे में। काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमपी लैट के बारे में, तो पता होना चाहिए। पूरा नाम इसका क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि वो लोग जो संसद में सदस्य हैं। संसद में सदस्य लोगों को सांसद कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, संसद में जो लोग चुने जाते हैं वो सांसद कहलाते हैं, और जो राज्य विधानमंडल में चुने जाते हैं उनको विधायक कहा जाता है। आप देखेंगे कि आपके गांव में जब कोई आता है तो आप कहते हो कि वो सांसद आए हैं, आपके एरिया में जो आया कहते हो विधायक आए हैं। तो दोनों का डिफरेंस यही है। ठीक है, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र का मतलब ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे स्टेट बिल्कुल भी फंड शेयर नहीं करेगा। और जिस योजना में आपको लिखा मिल जाए कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है या कहें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आप कहेंगे कि उसमें केंद्र और स्टेट दोनों की फंडिंग का एक रेशियो डिसाइड होता है। कई बार आपको 60-40 मिलेगा, कई बार आपको 80-20 मिलेगा। तो मेन डिफरेंस यही है केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में। ठीक है, इसकी घोषणा 1993 में हुई थी, अर्थात एमपी लैट जो स्कीम है ये वर्तमान भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में नहीं आई, ये 1993 में आई थी एलपीजी रिफॉर्म के बाद। ठीक है, पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, बट अब ये सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यानी कि आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि एमपी लैंड बताइए क्या है, तो आप बोलेंगे केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा इसे 1993 में लाया गया, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे नहीं, गलत, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, बाकी कितना पैसा मिलता है, 5 करोड़ मिलता है, कैसे फंड करना होता है, ये आगे हम आपको कभी पढ़ाएंगे डिटेल में। जहाँ पे जितनी जानकारी है अभी उतनी लेते हुए चलें। ठीक, अगला आर्टिकल है विनियोग विधेयक के बारे में। आप हमेशा 2 विधेयक बहुत सुनते हैं, एक तो आप सुनते होंगे वित्त विधेयक के बारे में और एक सुनते हैं विनियोग विधेयक के बारे में। दोनों का बेसिक सा अंतर मैं आपको बता दूं। विनियोग विधेयक तब जारी किया जाता है जब सरकार को भारत की संचित निधि से पैसा निकालना हो। ठीक है, यानी कि पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक होता है और पैसा डालने के लिए वित्त विधेयक। ठीक है, अगर आपसे कोई बेसिक अंतर पूछे कि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक में क्या डिफरेंस है, तो विनियोग विधेयक पैसा निकालता है और वित्त विधेयक पैसा डालता है। बाकी धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है वो इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया है, आगे कहीं मिलेगा तो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष का मतलब है वर्तमान संदर्भ में भारत सरकार के लिए 1 फरवरी, जैसे इस समय वित्तीय वर्ष शुरू हो गया तो 1 फरवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक का जो टाइम पीरियड है ये कहलाता है एक वित्तीय वर्ष। ये हमारा वित्तीय वर्ष है भारत सरकार का। एक और वित्तीय वर्ष होता है जो आरबीआई का होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष हमेशा 1 मार्च से अप्रैल तक का माना जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो ये आपको याद रखना है। अभी वो भी चेंज होने वाला है, फरवरी उसको भी लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 1 वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। भारत सरकार की 3 निधियां हैं, जिनमें एक है संचित निधि, दूसरी है लोक लेखा निधि और तीसरी आपकी बताइए आकस्मिक निधि। ठीक है, बेसिक मैंने आपको पढ़ाया। देखो यहाँ पे मैं आपके माइंड में एक तरीके का रिवीजन करने का काम कर देता हूं, ताकि आपने जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ी हो तो तुरंत दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर जाए कि हाँ, हमने पढ़ा था वहाँ पे आकस्मिक निधि के बारे में, हमने पढ़ा था वहाँ पे संचित निधि के बारे में, हमने पढ़ा था वहाँ पे लोक लेखा निधि के बारे में।
और 2 से 3 पॉइंट आपको याद आ जाएं, ठीक है। यही प्रोसेस, इसी को बोलते हैं एजुकेशन का हुकिंग टैक्स सिस्टम, ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड और पेंसिल्वेनिया में यूज होता है। अगला है सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। संसद उसे अनुमोदित करती है तब धन निकलता है। निकाली गई राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। बेसिक चीजें हैं, आपको इसमें नहीं समझना। विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है। जैसे अभी बजट सत्र चल ही रहा है तो बजट पे सारी बातचीत हो जाएगी, अनुदान की मांग की बात हो जाएगी, उसके बाद इसका उपयोग किया जाएगा। मतलब सरकार जब सबको संतुष्ट कर देगी कि हम अपना बजट इस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं, तब फिर उसके बाद विनियोग विधेयक आएगा, ठीक है। बजट क्या होता है? बजट का सामान्य सा मतलब होता है एक वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा, कि सरकार को कहां से कितनी इनकम हुई, सरकार ने कहां पे कितना एक्सपेंडिचर किया, या कहें बजट एक तरीके से आगे आने वाली एक योजना है। जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है तो आप अपना एक प्लान बनाते हैं, उसी को बजट कहते हैं। आपका पढ़ाई का बजट हो गया, ठीक है। संसदीय वोटिंग में विनियोग विधेयक के पारित न होने से सरकार को इस्तीफा देना होगा और आम चुनाव कराना होगा। सामान्य सी बात है, कोई भी विधेयक अगर संसद में पास नहीं होता है, मान लो कोई भी विधेयक गया और वो नहीं पास हुआ, तो इसका एक ही मतलब है ना कि सरकार इस समय विश्वास में नहीं है, या कहें मेजॉरिटी में नहीं है। जैसे वर्तमान मोदी गवर्नमेंट 300 प्लस है, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ पार्लियामेंट मेंबर 543 हैं, ठीक है। स्टेट के भी अगर आप राज्यसभा के मिला दें तो 250 के समथिंग। अगर इसमें दोनों सदनों में 50+1 50+1 नहीं होता है तो हम ये मान लेते हैं कि सरकार बहुमत में नहीं है, और सरकार जब बहुमत में नहीं होगी, अल्पमत में होगी, तो सरकार गिर जाएगी, इस्तीफा देना पड़ेगा और नया चुनाव होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे, जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बजट पास ना हो पाए या साधारण विधेयक पास नहीं हो पाता है तो इससे क्या असर है, पुनः लाया जाएगा या सरकार गिर जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा को इस विधेयक में संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा का विशेषाधिकार है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि ये विधेयक अगर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा इसको संशोधित कर सकती है। जैसा कि आप पढ़ते हैं कि धन विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती, ठीक। लेकिन एक और इसमें कंडीशन जोड़ दी गई कि संशोधन करने के बाद अगर लोकसभा को लगता है कि हाँ ठीक है संशोधन, तब तो मान लेगी, नहीं लगता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला है विनियोग विधेयक की अनूठी विशेषता है इसका स्वतः निरसन, मतलब अपने आप समाप्त हो जाएगा जब इसका उद्देश्य पूरा, काम खत्म। यानी कि अगर इसने 500 करोड़ रुपए निकालने के लिए इसको लाया गया है और 500 करोड़ रुपए निकाल लिए तो ऑटोमेटिक ये विधेयक खत्म हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गया। अगला है सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से धनराशि नहीं निकाल सकती। मतलब जब तक ये पास नहीं हो पाता तब तक वो पैसे नहीं निकाल पाती। लेकिन अगर सोचो सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो क्या करेगी, कहीं से मांगेगी, उधार लेगी, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं वास्तव में एक तरीके से आप आगे पढ़ेंगे लेखा अनुदान, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। इस यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इसमें समय लगता है और सरकार को अपनी सामान्य गतिविधियों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः अपने तत्काल व्ययों को पूरा करने के लिए संविधान ने लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अग्रिम रूप से, अग्रिम का मतलब एडवांस में, अनुदान प्रदान करने हेतु अधिकृत किया है और इस प्रावधान को लेखानुदान कहते हैं। अर्थात एक तरीके से बेसिक ऐसे समझो कि मान लो सरकार को एक वर्ष में, ठीक है, 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है। जैसे अभी मान लो 1 फरवरी को बजट आया, 1 फरवरी 2022 से लेके सरकार को 31 जनवरी 2023 तक, ठीक, 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। बट अचानक ये हुआ कि सरकार को एक डिफेंस की डील करनी है, ठीक, सरकार को एक डिफेंस की डील करनी है, उसके लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। छोटा सा एग्जांपल। बट अभी सरकार के पास पैसा नहीं है, ठीक,
तो सरकार ये 5 लाख रुपए के लिए क्या करेगी कि दूसरे माध्यम से उसी संचित निधि से पैसा एडवांस में ले लेगी, ठीक। और जब ये विधेयक पास हो जाएगा 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो सरकार इस 500 करोड़ में इस 5 लाख को घटा देगी, ठीक। इसको बोलते हैं एक तरीके का अग्रिम अनुदान, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि चुनाव का टाइम पीरियड होता है, जैसे 2019 में चुनाव हुआ तो 2019 के फरवरी में जो बजट आया और चुनाव अगर मार्च अप्रैल में हो रहा है तो उस समय ये अग्रिम कई बार खतरनाक सिद्ध हो जाता है आगे आने वाली सरकार के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें बस समझने की ज़रूरत होती हैं, बाकी जब बजट पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। लेखा अनुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में है। इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक थोड़े समय के लिए व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिए इसे जारी किया जाता है, वही जितने दिन तक टाइम लगेगा उतने दिन के लिए इसे जारी किया जाएगा। इतनी बातें आप समझ गए। अगला है, एक चुनावी वर्ष के दौरान सरकार या तो अंतरिम बजट या लेखानुदान को ही जारी करती है, क्योंकि चुनाव के बाद नई सरकार पुरानी सरकार की नीतियों को बदल सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर बात आती किसी विनियोग विधेयक की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन संसद के सदन में प्रख्यापित नहीं किया जा सकता और ऐसे संशोधन की स्वीकार्यता के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसका सामान्य सा मतलब ये है कि अगर सरकार ने विनियोग विधेयक पास किया, ठीक है, विनियोग विधेयक पास किया पैसों के लिए कि सरकार को बजट के लिए पैसा निकालना है, ठीक, तो उस पैसे को निकालने के लिए जब उसने पास किया तो कोई विपक्षी नेता इस पे अमेंडमेंट नहीं करा सकता, या कहें कि कोई विपक्ष का नेता ये नहीं कह सकता कि सरकार ये 500 करोड़ रुपए क्यों जारी कर रही है, या सरकार को ये 500 करोड़ रुपए नहीं जारी करने चाहिए, ठीक। और अगर धोखे में विपक्ष पार्टी के लोग ये विधेयक ले आते हैं कि इसको संशोधन कर दिया जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होगी कि वो उस विधेयक को आते ही रिजेक्ट कर दें, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है कि विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया कि वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्त पोषण संबंधी प्रावधान है, जबकि एक विनियोग विधेयक में धन निकासी की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट किया जाता है। आपसे इसी लाइन पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि वित्त विधेयक में क्या मतलब है, ठीक है, और विनियोग में क्या मतलब है, ठीक। विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि चर्चा करके आप उसे लौटा दें, ठीक। इतनी बातें हो गई। अगला है कि संसद में बजट की कौन सी अवस्थाएं होती हैं। वैसे जब बजट हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, जैसे कि अभी बजट पास हुआ है तो प्रस्तुतिकरण किया गया, उस पर आम चर्चा होगी। फिर कई सारी जो विभागीय समितियां हैं, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, संसदीय समितियां, वो सारी की सारी इस पर डिस्कस करेंगी पैसे के लिए। अनुदान की मांगों पर वोटिंग होगी। विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया, और फिर वित्त विधेयक, ठीक है। विनियोग का मतलब निकाला जाएगा, वित्त का मतलब डाला जाएगा। अगला आर्टिकल है हमारा थॉमस समिति के बारे में। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस समिति का संबंध किससे है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जो लोग पहुंचाते हैं उससे कैसे निपटना चाहिए या उसके लिए कितना फाइन लगाना चाहिए, इस बात के लिए गठित की गई। आपने देखा होगा कि आए दिन जब भी कोई आंदोलन होता है तो वर्तमान भारत सरकार की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, हमारे जो ट्रस्ट हैं या जो स्मारक हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे आपने लाल किला का इंसिडेंट देखा होगा दिल्ली में लास्ट 26 जनवरी को हुआ था किसान आंदोलन के नाम पे, तो उसी से संबंधित है, ठीक है। अगला है नरीमन समिति, ये भी वास्तव में इसी से संबंधित है, सार्वजनिक संपत्ति से रिलेटेड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब आप पढ़ते होंगे मूल कर्तव्यों के बारे में और जब आप पढ़ते होंगे नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में, तो वहां पे सार्वजनिक संपत्ति को लेके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वास्तव में एक कोरेनी बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि डिप्थीरिया जो रोग है किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर कवक के कारण होता है।
तो आप बताएंगे ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी बीमारियां वायरस के कारण होती हैं, निम्न में से कौन कौन सी बीमारियां परजीवी पैरासाइट्स के कारण होती हैं, या कौन कौन सी बीमारियां एक तरीके से कवक के कारण होती हैं। तो वो हम आपको आगे किसी क्लास में पूरा कंपाइल करके दे देंगे कि कौन कौन सी बीमारियों को किसके अंतर्गत रखा जाता है। बट अभी बेसिक के लिए इतना समझो कि डिप्थीरिया जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसका नाम है कोरिनेबैक्टीरियम, ठीक है। क्या इसके लक्षण हैं? इसका प्राथमिक लक्षण यह है कि गले और ऊपरी श्वसन मार्ग में एक तरीके के दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। यह अन्य अंगों को भी प्रभावित करने वाला टॉक्सिन का उत्पादन करता है। गले में टॉन्सिल्स को भी प्रभावित करता है। इसका एक अन्य कारण त्वचा पर अल्सर का कारण बनता है, यानी कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनको, उसी को बोलते हैं अल्सर, ठीक है। मुख्य रूप से खांसी और छींक या संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। निकट संपर्क का यहाँ पे मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति फिजिकल रिलेशन बनाता है तो भी डिप्थीरिया का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभव हो जाता है, ठीक है। किसको होता है? मेनली 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को होता है, अर्थात ये छोटे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है अपेक्षाकृत बड़े, ठीक है। केवल 5 से 10% मामलों में लोगों की मृत्यु होती है, अर्थात अगर 100 लोगों को डिप्थीरिया हुआ है तो मुश्किल के 5 से 10 बच्चे ही मृत्यु का शिकार होंगे, ठीक है, बाकी के लोग बच जाएंगे। अगला है, डिप्थीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं और टीकों के उपयोग से रोका जा सकता है। अगर हमारे पास एंटीबायोटिक दवाएं हैं और टीका है तो उसके माध्यम से हम रोक सकते हैं। डिप्थीरिया का टीका भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पुराने टीकों में से एक है। आप इस समय पढ़ते होंगे एक मिशन इंद्रधनुष के बारे में, जिसमें सरकार ने टीकाकरण की बात की, लगभग 12 टीकों को उसमें शामिल किया गया है, उसी में डिप्थीरिया का भी नाम आता है। इसकी वैक्सीन का कवरेज 78.4% है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। अब एक बेसिक क्वेश्चन, आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे वैक्सीन के बारे में और ड्रग के बारे में, या कहें टीका के बारे में और दवा के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, वैक्सीन उनको दी जाती है जिनको अभी तक उस रोग ने प्रभावित नहीं किया, जैसे जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ था उनको वैक्सीन दी गई, और जिनको कोरोना हो गया उनको दवा दी गई, ठीक है। तो वैक्सीन एक तरीके से प्री सिक्योर हेल्थ सिस्टम है कि आपको पहले से ही बचाता है, इसलिए कहते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। 1978 में भारत ने टीकाकरण पर विस्तृत कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें पहले 3 टीके थे, जैसे टीबी के खिलाफ टीका था, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, डिप्थीरिया के लिए था, पर्टूसिस के लिए था और टिटनेस के लिए था, और साथ ही हैजा, ठीक है। यानी कि टीबी के लिए टीका शुरुआत की थी, डिप्थीरिया के लिए शुरुआत की थी और हैजा के लिए। डीपीटी जो टीका था इसमें 3 थे, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस, ठीक है। नॉर्मल आप सुनते होंगे छोटे बच्चे को लगाए जाते हैं। 12 टीके इसमें शामिल हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से। एक क्वेश्चन और है इंद्रधनुष पे ही क्वेश्चन, वो आरबीआई से संबंधित है, आरबीआई में एनपीए की समस्या से, ठीक है। तो अगर आपको कभी मिशन इंद्रधनुष दे और इंद्रधनुष दे तो दोनों में डिफरेंस है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है और इंद्रधनुष जो है वो आरबीआई से संबंधित है, ठीक। अगला आर्टिकल है हमारा ग्राम उजाला कार्यक्रम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि गांव में उजाला करना। किस चीज़ से उजाला करना? वर्तमान सरकार आप देख रहे हैं एलईडी के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, जो कि आपके जो ये नॉर्मल बल्ब होते हैं, या कहें कि आप एक तरीके से सेफल जिनको आप बोलते हैं, उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा लाइट देते हैं, काफ़ी कम ऊर्जा की खपत होती है, तो उसी से संदर्भित है। इसमें क्या होता है, इसमें है ये कि सरकार 10 रुपये, यानी कि मात्र केवल 10 रुपये की कीमत में गांव के लोगों को एलईडी बल्बों का वितरण करती है, ताकि वो लोग भी अपने यहाँ वो 100 वाट का लाल वाला बल्ब न जला के 5 वाट का 10 वाट का एलईडी बल्ब जलाएं, ठीक है। पैसा कौन देता है? इसका पूरा वित्त पोषण कार्बन क्रेडिट के द्वारा किया जाता है, तथा यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? क्वेश्चन, ठीक है। देखिए होता क्या है कि कई सारी कन्वेंशन ऐसी हैं इन्वायरमेंट को लेकर जिसमें ये डिसाइड हुआ था
कि वो देश जो कार्बन को कम एमिट करते हैं, अर्थात जिन देशों में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं या जिन देशों में नवीकरणीय ऊर्जा पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो वो लोग उन देशों को इस बात की छूट देंगे कि आप इतने किलोग्राम तक या इतने वाट तक इतना कार्बन एमिट कर सकते हैं और उसके बदले में आप हमको पेमेंट चुकता करेंगे। ठीक है, तो उस पेमेंट को ये बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। या कहें जैसे आप देखेंगे कि मान लो भारत ने 100 वाट की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित की, ठीक, तो अमेरिका से कहेगा कि आप 100 वाट तक का कार्बन एमिशन कर सकते हैं, लेकिन इस 100 वाट का पैसा हमको दे दीजिए। और वो जो पैसा आया सरकार के पास, सरकार ने उस पैसे का उपयोग किया आपके ग्राम उजाला कार्यक्रम में। ठीक है, ये बेसिक कार्बन क्रेडिट क्या होता है एनवायरनमेंट की क्लास में डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। अगला है अहोम साम्राज्य। अहोम का मतलब है असम। ठीक है, अहोम साम्राज्य को कुल खेल में विभाजित किया जाता है, अर्थात इसको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग किसी भी राजवंश को पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं, गुप्ता को पढ़ते हैं, तो उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया। तो उसी तरीके से अहोम साम्राज्य को भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक कुल या खेल का मतलब होता है कई गांवों का नियंत्रण। ठीक है, जैसे जनपद, महाजनपद बताया, तो एज इट इज ये भी वही है। ठीक है, अहोम राजाओं ने कविताओं और विद्वानों को भूमि अनुदान दिया और रंगमंच को प्रोत्साहित किया, नहीं पूछेगा। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया, नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है बुरंजी क्या थी, तो बुरंजी नामक ऐतिहासिक एक कृति थी, मतलब कृतियां थी, साहित्य था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बुरंजी प्राचीन काल में क्या था, तो बता देना बंदरगाह नहीं था, ऐतिहासिक कृतियां थी। ठीक है, सराय घाट की लड़ाई 1671 में मुगल सेना के साथ हुई थी, जिसमें मुगल सेना हार गई थी। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल है नौजवान भारत सभा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे किसने गठित किया था? भगत सिंह ने 1925 में। ठीक है, अप्रैल 26 में सोहन सिंह जोश के साथ में मिलकर भगत सिंह ने श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना की। एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको श्रमिक और किसान पार्टी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगा क्या? लेबर एंड पीजेंट पार्टी। तो लेबर एंड पीजेंट पार्टी का गठन किसने किया? भगत सिंह ने ही। ठीक है, श्रमिक और किसान पार्टी का किसने किया? भगत सिंह ने ही। ठीक, पंजाबी में एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम था कीर्ति। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। अगला है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया वास्तव में मॉडर्न इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, जिनको समाजवादी के रूप में संदर्भित किया जाता है। आचार्य नरेंद्र देव के साथ में मिलके, जयप्रकाश नारायण के साथ में मिलके। ठीक है, इन्होंने वास्तव में 5 प्रकार की असमानताओं पे चर्चा की। आपसे हो सकता है कि एथिक्स के पेपर में इनकी 5 प्रकार की असमानताओं पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे गांधी के 7 सिंस पे क्वेश्चन आया कि गांधी के 7 पाप कौन से थे, या गांधी ने कौन से 7 पापों का जिक्र किया, तो आपसे इस पे भी आ सकता है, तो याद रखना है। पहली असमानता बोली स्त्री पुरुष के मध्य असमानता। ठीक है, त्वचा के रंग के आधार पे असमानता कि हम काले हैं या गोरे हैं। जाति आधारित असमानता कि हम उच्च जाति में हैं, आप निम्न जाति में हैं। ठीक है, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन, जिसको व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप ब्रिटिशर्स को देखते थे, वो कहते थे कि हम आपका कल्याण करने आए हैं इंडिया वालों से। ठीक है, और लास्ट है आर्थिक असमानता। ये 5 प्रकार की असमानताओं की बात की। आगे चल के इन्होंने और भी 2 क्रांतियां जोड़ दी, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति और सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने की क्रांति। ठीक है, इसीलिए इन सब को मिला दिया जाए, अगर उनकी 5 असमानताओं को मिला दें और 2 इन क्रांतियों को मिला दें, तो इसी को बोलते हैं लोहिया की सप्त क्रांति। अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम प्रकाश लोहिया की जो सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया की वो कौन सी हैं। ठीक है, तो आप बता देना। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जिसको आचार्य नरेंद्र, ठीक है, अच्युत पट्टवर्धन, मीनू मशानी, इन लोगों के द्वारा गठित किया गया था। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने का निर्णय का विरोध किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
किसने विरोध किया था कि भारतीयों को मत शामिल करिए? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। इस लाइन पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है ना कि भारत छोड़ो आंदोलन का निम्न में से किस किस ने समर्थन किया था और किस किस ने इसका विरोध किया था। तो अगर ये पता है कि हाँ राम मनोहर लोहिया जी ने समर्थन किया था तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1948 में कांग्रेस की इन्होंने सदस्यता छोड़ दी और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। आपसे साधारण सा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया, ठीक है। 1955 में फिर इन्होंने एक नई सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और मैनकाइंड नामक पत्रिका का संपादन किया। आप में से जिन बच्चों ने फिरोज आलम का इंटरव्यू देखा होगा, ठीक है, दृष्टि में, तो उन्होंने मैन फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया था और उस पे उस इंटरव्यू पैनलिस्ट की जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, उसी पे क्वेश्चन घुमा दिया। तो ऐसे वर्ड पे आप जरूर फोकस रखिएगा, मैन काइंड, मैन फोर्स, ठीक है, कि इनका क्या मतलब है, इसको लिंक किया करिएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद और भारत विभाजन के दोषी पुरुष। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी और समाजवाद नामक पत्रिका किसकी है या किसकी रचना है, तो आप बता देना कि राम मनोहर लोहिया की ये प्रमुख रचना है, ठीक। अगला आर्टिकल है हमारा रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग क्या है? देखो, रेंट सीकिंग का सामान्य सा मतलब ये है इकोनॉमी के संदर्भ में कि हम कहीं पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करें और बिना इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लें। जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टियां, वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करती लेकिन भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना पैसा बढ़ा लेती हैं, उसी को बोलते हैं रेंट सीकिंग, ठीक है। ये सार्वजनिक पसंद के सिद्धांत के साथ अर्थव्यवस्था की एक धारणा है जिसके अंतर्गत नए निवेश के बिना मौजूदा संपत्ति को बढ़ाया जाता है, ठीक। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अब जब कोई इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो संसाधनों की कमी हो जाएगी, सड़कें बनवाओगे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन को बिल्डअप नहीं करोगे तो कमी हो जाएगी, धनार्जन में कमी आएगी, इनकम नहीं होगी, सरकारी रेवेन्यू में कमी आएगी, जब भ्रष्टाचार करोगे तो रेवेन्यू तो जाएगा ही नहीं, इनकम में इनइक्वालिटी आएगी और संभावित आर्थिक गिरावट के माध्यम से इकोनॉमिक जो इफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतनी बेसिक चीज़ें याद रखना है। अब हमारा अगला आर्टिकल है एको और बीफ्रोस्ट अंडर वाटर केबल परियोजना। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि एको और बीफ्रोस्ट क्या है, तो आप बता देना कि ये अंडर वाटर केबल परियोजना है। अंडर वाटर केबल परियोजना का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ समुद्र है उस समुद्र के अंदर ही अंदर जो इंटरनेट केबल है या कहें जो फाइबर केबल है जो हमें वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराती है उसको डालना, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, बट लोकेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, तो ये वास्तव में सिंगापुर व इंडोनेशिया में काफ़ी तेज गति से इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, वो भी कहाँ से, उत्तरी अमेरिका से। यानी कि जो ये आप लोकेशन देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे जो आपका यूरोप मिल गया, यहाँ पे ये आपका अफ्रीका मिल गया और इस जगह पे ये जो इंडोनेशिया और ये आपका सिंगापुर है, यहाँ से लोकेशन है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ से हिंद महासागर से अटलांटिक को क्रॉस करते हुए, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, तो यहाँ से इसको जोड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो आप एक बार 3D मैप के माध्यम से यहाँ पे देख लीजिए, ये प्यारी पृथ्वी है, ठीक है। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। यहाँ पे सिंगापुर है और यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है। सिंगापुर और इंडोनेशिया आपका यहाँ पे पैसिफिक ओशियन से लगता है, ठीक है। तो यहाँ से ये उत्तरी अमेरिका से टच हो जाएगा। आपके पास मैप होगा अपने कमरे में, वहाँ पे देखिएगा, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से टच हैं, ठीक है। ऐसी हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी गोल है। क्लियर इतनी बातें? चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें यही बात है कि फेसबुक और गूगल ने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 नए अंडर वाटर इंटरनेट केबल स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे और थोड़ा डेप्थ में दे दिया कि एको किसके लिए है, ये सिंगापुर को अमेरिका से जोड़ेगी, और बीफ्रोस्ट किसके लिए है, वो इंडोनेशिया के लिए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। माउंट मैरापी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुमेलित करने को कि माउंट मैरापी कहाँ है, ठीक है, या माउंट सिनबंग कहाँ पे है। तो माउंट मैरापी है इंडोनेशिया में।
क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसीलिए माउंट मेरापी को हम एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वो है रिंग ऑफ फायर। आपसे बेसिक क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि रिंग ऑफ फायर की जो विशेषता है, ये रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, तो ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है और ये वास्तव में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दो प्लेटें आपस में आके टकराती हैं, जिस कारण यहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी के स्पॉट बन गए हैं। ठीक है, आप लोकेशन में ऐसे देख सकते हैं 3D के माध्यम से। ये मैंने आपको अभी दिखाया साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये जो पतली पतली ये पट्टी जा रही है ना, ये गारलैंड की तरह बेरिंग सी के पास में, यही है पूरी की पूरी रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। चलिए अगला है शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कहाँ पे है, बट शहीद अशफाक उल्लाह खान पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है अशफाक उल्लाह खान। वास्तव में काकोरी डकैती जो 1924 में हुई थी उसमें ये शामिल हुए थे, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ में की गई थी। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि काकोरी कांड के अंतर्गत निम्न में से किन किन लोगों को शामिल किया जाता है, तो आप बता देना कि इसमें ये लोग तो शामिल थे बट भगत सिंह शामिल नहीं थे। ठीक है, एक ऐसे की लाइन है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दुनिया एक रंगमंच है और सभी स्त्री पुरुष सिर्फ पात्र हैं। जब भी दुनिया के बारे में एक कोई ऐसे आए तो आप वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उपयोग कर सकते हैं। अगला है तथ्य, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो बस इतना ही बेसिक याद रखना। अगला आर्टिकल है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न केवल इनका नाम इंपॉर्टेंट है बल्कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कर्नाटक संगीत की विशेषताओं के बारे में। आप हमेशा जानते हैं, आप में से कई सारे बच्चों ने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है कि हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत जो है वो दो टाइप के हैं, एक हिंदुस्तानी और एक कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत की क्या विशेषता है, कर्नाटक संगीत की क्या विशेषता है, ऑलरेडी हमने आर्ट एंड कल्चर में डेप्थ में बताया है, तो यहाँ केवल बेसिक बताएंगे। ठीक है, कर्नाटक संगीत के महान संगीतक के रूप में जाना जाता है इनको। इनकी अधिकांश रचनाएं संस्कृत में हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन घुमा देगा कि इनकी अधिकांश रचनाएं तमिल में हैं, इनकी अधिकांश रचनाएं तेलुगु में हैं, कन्नड़ में हैं, मलयालम में हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इन्होंने अपनी कुछ कृतियों की रचना संस्कृत और तमिल भाषाओं के संगम मणिप्रावलम में भी की हैं। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। अगला है समर अभियान के बारे में। समर अभियान का क्या मतलब है, पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। अर्थात ये एक ऐसा अभियान है जिसमें महिलाओं में एनीमिया की बीमारी, एनीमिया का मतलब होता है वो महिलाएं जिनमें खून की कमी होती है, ठीक है, उसको एनीमिया बोल लेते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जब कोई बेबी जन्म लेता है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। आप देखेंगे कई सारी ऐसी पिक्चर्स जो अफ्रीका के कई सारे बच्चों पे दिखाई जाती हैं कि उनके हाथ पैर काफ़ी दुबले होते हैं, उनका स्वास्थ्य काफ़ी कमज़ोर होता है, तो वो कहीं ना कहीं पोषण की कमी के बारे में है। ठीक है, तो ये समर अभियान वास्तव में झारखंड सरकार ने चालू किया है, तो उसी से संदर्भित है। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। नवरोज या नव वर्ष वास्तव में पारसी समुदाय का नव वर्ष है, 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि एक तरीके से आप रतन टाटा को ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनका ये फेस्टिवल है, उनकी कम्युनिटी का। ठीक है, अगला है आर्टिकल अप्पा बैकुंठा स्वामी कल। ठीक है, अप्पा या अय्या बैकुंठा स्वामी कल कौन है? ये भारत में सामाजिक राजनीतिक क्रांतिकारी आंदोलनों के अग्रणी माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने संभव समजम भारत में पहले सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक भी जाने जाते हैं। आपको पता है कि भारत में 1829 के समथिंग राजा राम मोहन राय हों या प्रार्थना समाज के लोग हों या आगे चल के आर्य समाज या स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी परमहंस के साथ में मिलकर। तो उस समय सामाजिक दौर में कई सारे लोग आए, उन्हीं में से एक नाम है इनका अय्या बैकुंठा स्वामी कल्का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने एक विचार दिया, एक जाति एक धर्म एक गोत्र एक दुनिया एक ईश्वर। ठीक है, यानी कि एकेश्वरवाद को इन्होंने हर तरीके से प्रमोट किया। बाकी आपको नहीं याद रखना है। ऐसा ही स्टेटमेंट यूपीएससी ने दादू दयाल पे पूछा था, उन्होंने भी यही ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, यूएसए हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ये एक तरीके का करंट का होता है, कई बार अपडेट में आ जाता है कि कभी यूएसए आगे निकल गया, कभी सऊदी अरब निकल गया या कभी इराक निकल गया, तो करंट में देखिएगा। ठीक है, तो अभी के हिसाब से तो आप यही मानिएगा कि हाँ यूएसए का नंबर आ गया है दूसरे नंबर पे। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। केप ऑफ गुड होप वास्तव में अफ्रीका के नीचे का जो ये क्षेत्र है ना, जहाँ पे वास्को डिगामा या बार्थोलोमो डियास पहुँचा था, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे आपको लोकेशन दिखा देते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत से नीचे की ओर आप जाएंगे साउथ अफ्रीका, इसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप इसलिए बोलते हैं आशा अंतरिप, क्योंकि आशा की उम्मीद या कहें कि भारत की खोज उनको करनी थी, तो उनको ये लगा था कि हाँ ये मार्ग मिल गया है तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे, इसीलिए इसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला आर्टिकल है अर्थ आवर के बारे में। अर्थ आवर का क्या मतलब है? इसमें मार्च महीने के अंतिम शनिवार को इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसमें किया क्या जाता है कि 1 घंटे के लिए औपचारिकता को दिखाने के लिए लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है। इससे ये संदेश आता है कि हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया, केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन होता है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पढ़ेंगे कभी। अगला एक तथ्य है कि सुएज नहर ऐसी पहली नहर है जो भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। तो पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो ये जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये रेड सी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये रेड सी है, और यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी का मतलब भूमध्य सागर, ये आप देख रहे हैं। अब यहीं पे ये देखिए पतली सी सुएज कैनाल है, यहाँ से सुएज कैनाल ये जाती है। इसको अगर हम और जूम कर दें तो आप ये देख सकते हैं, ये पतली सी कैनाल है। अभी यहीं पे एक जहाज फंस गया था पानी वाला, जिस कारण ये पूरी की पूरी कैनाल चोक हो गई थी, यानी कि ब्लॉक हो गई थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से जोड़ती है किसको, भूमध्य सागर से लाल सागर को। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से देश भूमध्य सागर से टच करते हैं, कौन कौन से देश लाल सागर से टच करते हैं। ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी की क्लास में इन चीज़ों को बता दिया है। ठीक है, ये कृत्रिम नहर है जो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। अगला आर्टिकल है सिग्मोत्सव। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिग्मोत्सव का फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये गोवा के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे धान की समृद्धि, सुनहरी फसल जब अच्छी होती है तो ये मनाया जाता है। ठीक है, कुनबी गावड़ा वेलिप कम्युनिटी के द्वारा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि कुनबी गावड़ा और वेलिप समुदाय कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बता देना गोवा में। ठीक है, अन्य कई उत्सव हैं इसी में, जिसमें घोड़े मोदनी, गोप, फुगड़ी इन जैसे लोक नृत्यों को भी क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। सिग्मो को पूरे भारत में अन्य नामों से मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में होली, अर्थात एक तरीके से आप कह सकते हो कि गोवा का जो सिग्मो महोत्सव है वो उत्तर भारत की होली के समान है। उसी तरीके से असम और बंगाल में डोल यात्रा, दक्षिण भारत में कामदहन, महाराष्ट्र में सिमगा, ठीक है, ऐसे करके नाम से जाना जाता है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है कुंभ मेला के बारे में। हमेशा आप सुनते हैं, और अब की बार भी कोविड के टाइम पीरियड पे भी कुंभ मेला हुआ था, तो कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। बट कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता हो कि पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जनसमूह है, जिसके दौरान प्रतिभागी स्नान करते हैं या पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। इसी को कुंभ मेला के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये मेला कई जगह पे लगता है, जैसे प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में।
प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, हरिद्वार में गंगा नदी पे, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे, और नासिक में गोदावरी पे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित होता है, इसलिए इसको कुंभ मेला कहते हैं। जाति पंथ लिंग की परवाह किए बिना लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात ये जरूरी नहीं केवल हिंदू धर्म के लोग पार्टिसिपेट करें, हिंदू में भी कई संप्रदाय वर्ग के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। प्रत्येक छठी वर्ष जो कुंभ मेला लगता है उसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं, अर्थात जैसे 4-4 वर्ष के रोटेशनल पे लगेगा, लेकिन अगले 2 वर्ष बाद फिर एक लग गया, तो इस टोटल को 6 वर्ष वाले को हम अर्ध कुंभ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा वेट कौन करेगा। इसके अलावा इलाहाबाद में संगम पर हर साल माघ मेला जनवरी से फरवरी के मध्य लगता है। इसे प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार उपयुक्त स्थानों पर किया जाता है। अब देखो, मान लो 4 बार प्रयाग में लग गया, 4 बार हरिद्वार में लग गया, 4 वर्ष बाद नासिक में लग गया, 4 वर्ष बाद उज्जैन में लगा, तो ये रोटेशनल तो 12 वर्ष हो गया ना। अब अगर इसको फिर से हरिद्वार में लगना है तो अगले 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। इसी को एक तरीके से 12 वर्ष वाला कुंभ माना जाता है, ठीक है। कहते हैं ना 12 वर्ष बाद मिला। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। 2014 के समथिंग इसको शामिल किया गया था, 2014 से 16 के आसपास, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, डेट नहीं याद रखनी है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? सिंपल सा है, राजस्थान में है। राजस्थान के 2 जिलों में, पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में ये विस्तृत है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र, वो आपको पता हो, जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन पे या कहें बॉर्डर पे शामिल है। आप एक तरीके से ऐसे लोकेशन देख सकते हो, भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का ट्राई जंक्शन। ये देखो, यहाँ पे जो ऊपर का बॉर्डर है ये एक तरीके का आपका उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के ट्राई जंक्शन पे ये सब के सब शामिल है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। बाकी आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कई अन्य संरक्षित क्षेत्र का नाम देख लीजिए, जैसे दुधवा नेशनल पार्क। कई बच्चे दुधवा नेशनल पार्क को उत्तराखंड में मान लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा अंतर संसदीय संघ के बारे में, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। ये विभिन्न राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, अर्थात वर्ल्ड में जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं अलग अलग कंट्री में, उन सब की एक यूनियन है, ठीक है। अब क्या होता है, वही बातें होती हैं संसदीय व्यवस्था को इम्प्रूव करने को लेकर, इससे ज़्यादा आपको याद ही नहीं रखना है। जैसे इसकी स्थापना वर्ष 1889 में हुई थी पेरिस में, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, आपको इसके अलावा नहीं याद रखना है। 179 कंट्रीज के मेंबर हैं, इंडिया इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर जेनेवा या स्विट्जरलैंड में, ठीक है। किन सेक्टर्स में काम करता है? 6 सेक्टर हैं, प्रतिनिधि, लोकतंत्र, शांति और सुरक्षा, सतत विकास, मानवाधिकार और मानवीय कानून, राजनीति में वुमेन कैसे पार्टिसिपेट करें, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अगला है हमारा प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में। पूरा इसका क्या नाम है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। बीज का मतलब होता है मधुमक्खियों का उपयोग करना। कई बार क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक होता है उसके आसपास हाथी आ जाते हैं, तो उस रेलवे ट्रैक में आर्टिफिशियल रूप से मधुमक्खियों की आवाज़ को रिकॉर्डेड फॉर्म में लगा दिया जाए, ताकि जब भी हाथी आएंगे तो उस आवाज़ के भय से वो दूर हो जाएंगे। एक तरीके का ऐसा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगला है यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कर्नाटक राज्य में है, पश्चिमी घाट के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क या कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल हैं, ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है पिछले आर्टिकल्स में, ठीक है। कलादिकोडन शैली क्या है? इसकी शुरुआत वास्तव में चाथू पनिक्कर असन के द्वारा की गई थी। ये कथकली की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है, अर्थात कलादिकोडन शैली का संबंध किससे है? नृत्य से संबंधित है, ठीक है।
कथकली क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया है। इसकी दो अन्य शैलियाँ हैं, वेट्टातु और कपलिंगड़ू, ठीक है। भगवान कृष्ण व सुदामा का इसमें मंचन किया जाता है। आप हमेशा सुनते होंगे कि सुदामा भगवान कृष्ण के परम मित्र थे, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कथकली के बारे में बेसिक चीज़ें, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये नृत्य संगीत व अभिनय का मिश्रण है। इसमें कहानियों का नाटकीकरण किया जाता है, अर्थात महाभारत और रामायण, देवता, राक्षस, इनकी कहानियों को लिया जाता है और उसी के हिसाब से पात्र अपनी कहानियां गढ़ते हैं, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कथकली की खास बात क्या है कि इसमें एक गायक कथा सुनाता है और दूसरा तालवादक वाद्य यंत्र बजाता है, बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक और बेसिक चीज है कि भारी मेकअप, सुंदर पोशाक, विस्तृत मुखौटे, विशाल स्कर्ट, बड़े सिरोभूषण, सिरोभूषण का मतलब सर के ऊपर आभूषण, ठीक है, सिर पर पहनने वाले कपड़े आदि का उपयोग किया जाता है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक जो उत्तर भारत का, कथकली जो केरल का। कथक की एक खास बात यह है कि कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, या कहें इस्लाम का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी का है, ठीक है, सत्रिया असम का, मणिपुर का, बाकी आपको नहीं याद रखना है। यहाँ पे बस कंफ्यूजन यही होती है खासतौर पे मोहिनीअट्टम को लेके, कथकली को लेके और कथक को लेके, ठीक, तो इतनी बातें याद रखनी है। भादर बांध गुजरात राज्य की नदी भादर नदी पे निर्मित किया गया है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। यूएन शरणार्थी सम्मेलन के बारे में बस इतना याद रखो कि इस रिफ्यूजी सम्मेलन का भारत पार्टिसिपेट मेंबर नहीं है। एक और बात याद रखना, न्यूयॉर्क घोषणा वास्तव में शरणार्थियों की समस्या से संबंधित है, ठीक है। अगला है भारत म्यांमार सीमा से लगने वाले राज्य। तो बेसिक आपको पता हो, मिजोरम लगता है, मणिपुर लगता है, अरुणाचल लगता है, नागालैंड लगता है। मैप उठा के देखिएगा, मैप की बुकलेट अपने साथ रखा करिए या अपने कमरे में तुरंत इसको देख लिया करिए कि अच्छा मिजोरम लगता है कि नहीं लगता है, मणिपुर लगता है कि नहीं लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है कि नहीं लगता है, या नागालैंड लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही, ठीक है। वैश्विक असमानता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल वास्तव में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक तरीके का एनजीओ है, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड वैश्विक असमानता रिपोर्ट, या कहें कि ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक। यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में हर 5 में से एक बच्चा उच्च या अत्यंत उच्च जल भेद्यता वाले क्षेत्रों में रहता है। देखो ये रिपोर्ट मैंने इसलिए यहाँ पे जिक्र किया क्योंकि जैसे अभी हाल ही में यूपीएससी का मेंस हुआ, ठीक है, उस मेंस में जल के संदर्भ में क्वेश्चन आया था, जल समस्या को लेके या लोगों के पास में जीवन में जल उपलब्धता को लेके, तो वहाँ पे ये फैक्ट आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं कि सर्वजन के लिए जल सुरक्षा नामक पहल किसकी है? यूनिसेफ की है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक पूछा जा सकता है कि वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल नामक पहल का संदर्भ किससे है? तो यूनिसेफ से, ना कि यूएनईपी से। अगला है यहाँ पे वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, यूपीएससी आपसे पूछ चुकी है। इसे STSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको गठित किया जाता है या कहें जारी किया जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क फॉर द UN, बाकी आपको नहीं याद रखना है। किन चीज़ों को बेस बनाया जाता है? 6 कारक को। इस पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो पता हो। पहला है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्रय शक्ति समानता की बात की जाती है, सामाजिक सहयोग की बात की जाती है, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा की बात की जाती है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि जब कोई बेबी जन्म लेता है तो वो कितना स्वस्थ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो बच्चे ने जन्म लिया लेकिन 5 से 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता एंड भ्रष्टाचार की धारणा,
अर्थात किसी भी देश में कितना भ्रष्टाचार है, उसके प्रति लोगों का क्या नजरिया है, इस चीज के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, अगला है क्षय रोग या कहें तपेदिक के बारे में। क्षय रोग का मतलब टीबी, ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। अब आपको ये पता हो कि टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से। अभी आपने पिछला एक आर्टिकल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिप्थीरिया, वो भी किससे था, बैक्टीरिया से। तो ये बेसिक चीजें पता हो कि हाँ ये बैक्टीरियल बीमारियां हैं। ठीक है, जो फेफड़े को अधिक प्रभावित करती है। क्या है, क्या ये एक संक्रामक रोग है, तो हाँ ये एक संक्रामक रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींकने, थूकने, हवा के माध्यम से फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला है केन एवं बेतवा नदी के बारे में। इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से है। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यमुना नदी के सहायक नदियों में केन और बेतवा को शामिल किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। राजघाट, पारिछा, माता टीला बांध ये बेतवा नदी पे है। केन नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। पन्ना बाग अभ्यारण्य कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। बस इतनी ही बेसिक जानकारी याद रखो। चंबल नदी के बारे में इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है। यहीं पे सब घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के उत्तरी ढलान पर स्थित सिंगार चौरी नामक चोटी से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, इसकी भी बनास है, काली सिंध है, क्षिप्रा है, पार्वती है। अब क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है आप बता सकते हैं, उज्जैन। ठीक है, बाकी नहीं याद रखना है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज आदि ये बांध यहाँ पे निर्मित हैं चंबल रिवर के पास। बाकी आपको नहीं याद रखना है। मुल्ला पेरियार बांध ये कहाँ पे, केरल के इडुक्की जिले में मुल्ल्यार और पेरियार नदियों के संगम पे स्थित है। ठीक है, पेरियार रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि केरल राज्य की सबसे लंबी रिवर है। ठीक, केरल राज्य की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये एकमात्र केरल की ऐसी रिवर है जो 12 है। 12 का मतलब पूरे वर्ष पानी रहता है इसमें। जबकि आप जब भी पश्चिमी घाट की कई नदियों के बारे में देखेंगे तो वो मौसमी नदियों के रूप में जानी जाती हैं। मौसमी का मतलब कि जब मानसून आया, बारिश हुई, तब वहाँ पे पानी आया। ठीक है, और ये भी आप डिफरेंस पढ़ते हैं जब रिवर आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो 12 हैं और दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। तो उत्तर भारत की 12 का मतलब ये भी हो जाता है कि उनको हिमालय के बर्फीला पानी भी मिल जाता है और जो मानसून की वर्षा है वो भी मिल जाती है। ठीक, जबकि यहाँ पे केवल मानसून की वर्षा है। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है। ये पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक, अगला है हमारा समुद्री शैवाल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्री शैवाल क्या है। ये जड़, तना, पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं। अर्थात इसमें ना तो कोई जड़ होती है, ना कोई तना होता है, ना ही कोई पत्ती होती है। बिना फूल वाले एक तरीके के पादप प्रजातियां हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। केल्प फॉरेस्ट का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि समुद्री शैवाल से है। ठीक है, ये जंगल, मछली, घोंघे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। अर्थात मछलियां जो हैं वो रहती जहाँ पे हैं वो शैवाल के पास में ही रहती हैं। ठीक, आपको इसके अलावा नहीं याद रखना है। कुछ बेसिक प्रजातियां, बस इनका नाम देख लो, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई एक नाम दे दे कि ग्लेडियला एकोरोसा क्या है। ये समुद्री शैवाल की एक पादप प्रजाति है, ये एक नए सरीसृप वर्ग की प्रजाति है। तो ऐसे अंतर को काफ़ी अच्छे से टैकल करने के लिए आपको ये नाम पता हो। ठीक है, ग्रेसिलीरिया एडुलिस, ग्रेसिलीरिया क्रैसा, ग्रेसिलीरिया वेरुकोसा, सरगमसू एसीपी एंड टर्बिनारिया एसीपीपी। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर बात आती है समुद्री शैवाल ज़्यादातर अंतर ज्वारी क्षेत्र और उथले तथा गहरे समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ज्वारनद मुख एवं पश्च जल में भी पाए जाते हैं। पश्च जल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, और वो बहती है तो अपनी ऐसी विवर्तिकाएं बनाती है, या कहें कि वो एक तरीके से अपनी धारा बनाती है। तो कई बार ये धारा से हट जाती है तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र बचता है पानी का, एक छोटा सा तालाब टाइप का, इसी को पश्च जल बोलते हैं। ठीक है, बैक वाटर।
केरल में आप देखेंगे वेम्बनाड लेक के बारे में, तो वो एक तरीके का पश्च जल का ही उदाहरण है। दक्षिणी मन्नार की खाड़ी में चट्टानी अंतर्ज्वारीय क्षेत्र और निचले अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में कई समुद्री प्रजातियों की समृद्ध आबादी पाई जाती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। नेट जीरो उत्सर्जन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेट जीरो उत्सर्जन क्या है, तो इसका तात्पर्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पादन और वायुमंडल के बाह्य क्षेत्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मध्य एक समग्र संतुलन प्राप्त करना। देखो, जैसे कि सामान्य से इसका मतलब ये ऐसा होता है कि हमने मान लो CO2 500 kg एमिट किया, तो ये कहता है कि आप 500 kg CO2 को ऑब्जर्व अवशोषित करने के लिए पेड़ पौधों को लगाएं। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये कि जितना आप कार्बन एमिशन करते हैं उतना ही कार्बन को डिक्रीज करने के लिए, उतना ही कार्बन को बैलेंस करने के लिए आप इन्वायरमेंट में पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं, ताकि वो ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ा के कार्बन को कम कर सके, ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उसको हम रोक सके। यही एक तरीके का नेट जीरो उत्सर्जन है। ठीक है, भारत अब चाइना तथा यूएसए के बाद CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, अर्थात चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, फिर यूएसए एमिट करता है एंड देन इंडिया एमिट करता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। सबसे अधिक CO2 उत्सर्जक क्षेत्र कौन से हैं? हो सकता है कि आपसे कभी बेसिक में ये क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से किन सेक्टर्स में से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट होती है, तो सबसे ज़्यादा तो एनर्जी से होती है, दूसरा इंडस्ट्री से, तीसरा वानिकी से, चौथा परिवहन से, पांचवा एग्रीकल्चर, छठा भवन। कई बार एग्रीकल्चर को ऊपर रख दिया जाता है, तो नहीं, एग्रीकल्चर से 5वें नंबर पे CO2 एमिट होता है। ठीक है, भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, बाकी जो कि राइनो की 5 प्रजातियों में से एक है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, कांजीरंगा, तो यही बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से। असम राज्य के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। कई बार राजीव गांधी नाम नहीं मिलता है आपको, ओरंग नेशनल पार्क मिलता है, तो अगर आ जाए सुमेलित करने को तो आप बता देना कि ओरंग नेशनल पार्क असम में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। डिब्रू सखोया, नामेरी एंड देहिंग पटकई। देहिंग पटकई पे कई बार क्वेश्चन आया और बच्चे सोचते हैं देहिंग पटकई वास्तव में त्रिपुरा में है, तो नहीं, देहिंग पटकई कहाँ पे है? ये भी असम राज्य में है। ठीक है, अगला आर्टिकल है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इसे IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है, बाकी आपको इसको नहीं याद रखना है। ठीक है, दिल्ली में वायु प्रदूषण के क्या कारण है, ये आपसे हो सकता है कि कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले, और हम लोग हमेशा न्यूज़पेपर में 2 ही कारण पढ़ते हैं, एक पराली को पढ़ लेते हैं, एक वाहन प्रदूषण को पढ़ लेते हैं, जबकि और भी कई सारे रीजन हैं। तो अगर आप एक IAS एस्पायरेंट हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बेसिक रीजन भी आप बताइए कि पवन की दिशा में परिवर्तन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हवा की गति में कमी, पराली दहन, वाहन प्रदूषण, धूल के तूफान, तापमान में कमी, पटाखों का जलना, ठीक है, निर्माण गतिविधियां यानी कि कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, और खुले में अपशिष्ट को जलाना, जो कूड़ा कचरा वहाँ पे डंप किया जाता है। तो बाकी चीज़ें ऐसे आप पॉइंट 9 बता देंगे तो बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एग्जामिनर भी समझेगा कि हाँ आपको कुछ नॉलेज है, वरना पराली और वाहन प्रदूषण तो सभी बताते हैं। ठीक, प्रमुख शहर कुछ हैं, जो उलान बटोर कहाँ का है? मंगोलिया का। होटन कहाँ का है? चाइना का। मंगोलिया के लोकेशन आप एक बार देख लो, ये है आपका चाइना, और ये चाइना के ऊपर ये है लैंडलॉक कंट्री पूरा का पूरा मंगोलिया। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। भारी धातुएं क्या हैं? भारी धातुओं का मतलब ये होता है कि वास्तव में इनका धात्विक रासायनिक जो तत्व है या कि इनका जो घनत्व है उसके संदर्भ में। ठीक है, ये शब्द किसी भी धात्विक रासायनिक तत्व को संदर्भित करता है जिसका अपेक्षाकृत उच्च घनत्व यानी कि 5 ग्राम सेंटीमीटर से अधिक होता है, तथा ये कम सांद्रता के साथ विषाक्त या जहरीली होती हैं। मतलब सामान्य सा है कि इनका अपेक्षाकृत घनत्व जो है वो हाई हो, ठीक है, और इसमें जहरीला पदार्थ की मात्रा काफ़ी कम हो। ठीक, कौन कौन सी भारी धातुओं में? कैडमियम है, पारा है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, थैलियम है, सीसा है। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन भारी धातुओं के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इन्हीं में से आपको नाम दे देगा। तो आपको ये नाम याद रखने हैं
कि साहब पारा है, कैडमियम है, आर्सेनिक, क्रोमियम, थैलियम और सीसा। ठीक है, सीसा को कई बार लेड लिखा हुआ मिल जाएगा, तो याद रखना है। भारी धातुएं प्राकृतिक व मानवीय दोनों गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में शामिल होती हैं। कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है कि क्या केवल प्राकृतिक होती हैं, तो नहीं, प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक में कौन कौन से स्रोत हैं? ज्वालामुखी विस्फोट है, चट्टानों का अपक्षय है, मतलब चट्टानों का टूटना है, नदियां हैं, झीलें हैं, यहाँ से हमें भारी धातुएं मिलती हैं। मानव जनित स्रोतों में बात करें तो धातुओं का खनन हो गया, विनिर्माण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के पदार्थ हो गए, घरेलू अपशिष्ट हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया और उर्वरक उत्पादन। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ धातुएं मानव शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, तो कौन कौन सी हैं? जैसे पारा मिनीमाता रोग को कम करता है। ठीक है, सॉरी, पारा जो है इससे मिनीमाता रोग हो जाता है, कैडमियम जो है इटाई रोग होता है, लेड से रक्ताल्पता हो जाती है यानी कि एनीमिया एक तरीके का, आर्सेनिक से ब्लैकफुट रोग होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये सब जल से संबंधित बीमारियां हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। जल से भारी धातुओं के निष्कर्षण की कौन कौन सी प्रणालियां हैं? अर्थात जब भी ये सारी धातुएं जल में मिली होती हैं, आप हमेशा अभी सुने होंगे लगभग 5 वर्ष पहले, 5 से 6 वर्ष पहले, कि मैगी में लेड की मात्रा देखने को मिली थी और मैगी कंपनी को अपनी पूरी की पूरी मैगी वापस लेनी पड़ी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उस जल में लेड की उपलब्धता के कारण ऐसा देखने को मिला। ठीक, तो उसी जल में जो ये भारी धातुएं होती हैं, इनको कैसे निकाला जाता है? तो इसके लिए कई सारी विधियां हैं, जैसे रासायनिक अवक्षेपण है, केमिकल प्रिसिपिटेशन, आयन विनिमय, नाम बस याद रखने हैं, अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन, झिल्ली निस्पंदन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आप हमेशा ये जरूर सुनते हैं कि उनके घर में आरओ लगा है, तो वो यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस पूरा नाम। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, विद्युत रासायनिक उपचार यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट, ये विधियां हैं, आपको डिटेल में इनको नहीं याद रखना है। सोल्यूशन बोइंग या मेल्ट ब्लोइंग, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। नाम बस पता हो कि हाँ, ये 9 प्रकार की विधियों के माध्यम से भारी धातुओं को जल से अलग किया जा सकता है। सी बर्कथोन प्लांटेशन क्या है? ये वास्तव में एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है। जो बेर होते हैं ना, वो बेर एक तरीके से वैसे ही दिखती है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कहाँ पे पाई जाती है? आमतौर पर लद्दाख के सूखे क्षेत्रों एवं स्पीति के ठंडे रेगिस्तानों में पाई जाती है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अर्थात हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में एक बड़ा हिस्सा आच्छादित है, या कहें कि साउथ इंडिया में ये अब्सेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती, तो नहीं। ठीक, इसके पारिस्थितिकी, औषधि व आर्थिक काफी लाभ है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, भारत में सी बर्कथोन की खेती को बढ़ावा देने से क्या फायदा होगा, तो बस पता हो। भारत में शीत मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हिमालय में स्थित है, जो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश राज्य तक विस्तृत है। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा काफी कम होती है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। और खास बात यह कि काफी अधिक ऊंचाई पर है, जिस कारण कठोर जलवायु स्थितियां विद्यमान होती हैं और वातावरण में एक तरीके की ठंड बन जाती है। इसीलिए देखिएगा कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र आपको मिलेंगे, शिमला वगैरह, हिमाचल वगैरह, काफी ठंडीले प्रदेश हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में बर्फीले तूफान, हिमपात और हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती है, अगर उपजाऊ होती तो फिर वहाँ पे खेती ना होती। ठीक है, इस क्षेत्र में जल संसाधन भी काफी न्यूनतम है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो जल संसाधन इतने ज्यादा वहाँ पे बन नहीं पाते हैं। ठीक है, नलकूप के जरिए कई जगह पे खेती होती भी है। अगला है रमन थर्मोमेट्री, बेसिक है। ये एक थर्मल तकनीक है जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्थानीय तापमान को निर्धारित करने हेतु रमन प्रकीर्णन घटना का उपयोग किया जाता है। सीवी रमन का ये कॉन्सेप्ट है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या कहीं फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि रमन थर्मोमीटर एक तरीके की थर्मल तकनीक ही है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, अगला है फ्लोरेसिस। जब भी आप टूथपेस्ट परचेज करते हैं तो उसमें एक चीज मिलती है कि ये आपके अंदर फ्लोरेंट के गुणों को कम करेगा। ठीक है, तो ये वास्तव में वही फ्लोरेसिस उसी से संबंधित है। ये एक कॉस्मेटिक स्थिति है जो दांतों को प्रभावित करती है। ठीक है,
यह स्थिति जीवन के प्रारंभिक 8 वर्षों के दौरान फ्लोराइड के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होती है। इस समय स्थायी दांत आ रहे होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के जिनके बोलते हैं ना दूध वाले दांत, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग दांत आते हैं, तो उसी से संबंध है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पता हो कि लाहौर संकल्प का संबंध किससे है। मॉडर्न इंडिया में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। मार्च 1940 में लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक ऐतिहासिक सत्र का आयोजन हुआ था, जो कि 23 मार्च के दौरान हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों की मांग की जाए और उत्तर पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों का गठन किया जाए। उत्तर पश्चिमी का मतलब आज का आधुनिक पाकिस्तान, पूर्वी क्षेत्र का मतलब आज का बांग्लादेश। कहने का मतलब जिन्ना का ये प्लान था कि हमें 2 जगह पे 2 स्वतंत्र राज्य चाहिए जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हों, जिनको हम पूर्वी पाकिस्तान इसको और इसको पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में संदर्भित करेंगे। तो पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में बांग्लादेश के रूप में गठित कर दिया गया। ठीक है, तो यही बेसिक बातें हैं। अगला है गांधी शांति पुरस्कार, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा, इसको कब गठित किया गया। तो इसको 150 वर्षवीं जयंती पे नहीं किया गया, इसको 125वीं जयंती पे किया गया, अर्थात 1995 में, ना कि 2019। ठीक है, तो आपको ये बेसिक याद रखना है। उपलक्ष्य में शुरू किया गया, इसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और अन्य कई सारी सामान। आपको यहाँ घुमा देगा कि इसमें 10 करोड़ रुपए या 5 लाख रुपए, तो आपको याद रखना है कि नहीं 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और किसी को भी, मतलब न केवल इंडियन बल्कि फॉरेन कोई व्यक्ति है उसको भी, किसी इंस्टीट्यूशन को, सबको दिया जा सकता है, क्योंकि गांधी ऑल ओवर वर्ल्ड के थे। ठीक है, जैसे गांधी हो गया शांति पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति पुरस्कार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी व्यक्ति, संघ, संस्थान अथवा संगठन को दिया जा सकता है। इसमें एक साथ 2 व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। ठीक, ये राष्ट्रीयता, पंथ, नस्ल या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को, मतलब कोई अमेरिकन से, कोई न्यूजीलैंड का है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई अफ्रीकन है, सबको मिलेगा। ठीक है, कौन नाम नॉमिनेट करता है, उस समिति में कौन कौन लोग होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष और सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक हैं वो। ठीक है, कौन है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, इनको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है 2020 के लिए किसको मिला है, राष्ट्रपिता बांग्लादेश के जो हैं बंगबंधु, जिनको शेख मुजीबुर रहमान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है यहाँ पे बीजिंग घोषणा व यूएनएससी संकल्प 1325। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनएससी संकल्प 1325 का संबंध किससे है या बीजिंग घोषणा का किससे संबंध है, तो आप बता देना वुमेन के राइट से संबंधित है। ठीक है, यानी कि महिलाओं के अधिकारों की बात इसमें की जाती है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक, अगला है यहाँ पे इप्सा। इप्सा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है। तो ये वास्तव में 3 देशों का संगठन है, आई से इंडिया, बी से ब्राजील, एस ए से साउथ अफ्रीका। ठीक है, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का ये एक संगठन है जो कि 2003 में गठित हुआ था, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो आप बता देना साहब इसका संबंध इप्सा से है। ठीक है, इसका कोई हेडक्वार्टर है तो नहीं, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब तक कितने समिट हुए हैं, तो 5 समिट। अब यहाँ पे 2 बातें याद रखना, क्वेश्चन जहाँ पे घुमाएगा आपको वो ये कि देखो 2003 में गठित हुआ, ठीक, 5 अभी तक समिट हुए, अर्थात निश्चित नहीं कि इसका समिट प्रति 2 वर्ष में होगा, प्रति 1 वर्ष में होगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अभी तक टोटल 5 समिट हुए हैं, 5वां 2011 में हुआ था, 6ठा अभी होना है इप्सा का। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। अब आप ये मत याद रखना है कि प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, प्रत्येक 1 वर्ष में होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रिटोरिया कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। बाकी साउथ अफ्रीका को बेसिक तो आप याद ही रखे होंगे कि हाँ कर्क रेखा जाती है, कि मकर रेखा जाती है, कि भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, आपको एक बार लोकेशन दिखा दें साउथ अफ्रीका की। वैसे कुछ कहेंगे कि साउथ अफ्रीका की लोकेशन तो हमें पता ही है, तो ये आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका, इसी में 2 छोटे छोटे और कंट्री हैं जिनको एस्वाथिनी और लिसोथो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। और लैंडलॉक नहीं है ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, लैंड को लगता है समुद्र से। ठीक है, चलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? 2014 में घोषित की गई थी। ये लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक अपग्रेड वर्जन है। आपने हमेशा पढ़ा होगा लुक ईस्ट पॉलिसी, जो साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है, उनके संदर्भ में हमारी विदेश नीति क्या हो इसके बारे में, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी कि आसियान तथा उनके आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्या है कि आसियान देशों के आर्थिक एकीकरण तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थात एक तरीके से आप ऐसे समझो कि लुक ईस्ट पॉलिसी में साउथ ईस्ट एशिया के केवल 10 देशों को शामिल किया जाता है, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत साउथ ईस्ट एशिया के बाकी और 6 मेंबर अर्थात लगभग 16 देशों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब साउथ ईस्ट एशिया कहाँ है? तो आप ये लोकेशन देख सकते हो, ये है प्यारा भारत। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, ये सारे के सारे, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया वगैरह ये सब शामिल होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं। बाकी आपको नहीं याद रखना है। 4C का जिक्र किया गया है। 4C मतलब कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ऐसे वर्ड आप हर जगह उपयोग किया करो जब भी आपको कहीं सजेशन देना हो मेंस में कि भारत सरकार को इन 4 क्षेत्रों पे 4C पे काम करना चाहिए, तो 4C आप लिख सकते हो। कल्चर को इंक्रीज किया जाए, कॉमर्स को इंक्रीज किया जाए, कनेक्टिविटी को श्योर किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग को बिल्डअप किया जाए, ऐसा किया करो। क्योंकि जो इंग्लिश के बच्चे होते हैं वो यही ड्रामा करते हैं, तभी उनको अंक अन्य के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। भारत की सुरक्षा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। लुक ईस्ट पॉलिसी किसके समय आई? 1992 में पीवी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के समय आई थी, ठीक है। इसी समय एलपीजी रिफॉर्म भी आए थे। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगला हमारा आर्टिकल है उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 अर्थात ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का बेसिक सा मतलब ये है कि आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या मीशो वगैरह किसी भी ऐप से कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसके संदर्भ में जो नियम बनाए गए। नॉर्मल जो हम दुकानों से परचेज करते हैं तो उसके तो नियम ऑलरेडी हैं, बट ई कॉमर्स के नियम उतने अच्छे नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने उन्हीं को अमेंड किया। तो उनके प्रोविजन पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। पहला, ये नियम अनिवार्य प्रकृति के हैं अर्थात सलाहकारी नहीं है। कहने का मतलब इनको मानना ही पड़ेगा, ये बाध्यकारी हैं, ठीक है। क्या क्या प्रोविजन किया गया कि एक नोडल अधिकारी होगा। नोडल अधिकारी का मतलब कि मान लो आपने अमेजॉन से कोई गुड्स परचेज किया, कोई सामान परचेज किया, सपोज करो आपने ओले क्रीम परचेज की, कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए होती है। ओले क्रीम परचेज की। अब ओले क्रीम आपने परचेज की, बट आपको उसने डुप्लीकेट पकड़ा दी। आती है डुप्लीकेट बहुत सारी, क्योंकि बहुत कॉस्टली क्रीम है, 700 के आसपास है, तो डुप्लीकेट दे दी। अब इस डुप्लीकेट के बारे में आप कंप्लेन करते हैं, बट अमेजॉन आपकी बात नहीं सुनता है, तो इसके लिए वो नोडल अधिकारी है, आप वहां कंप्लेन कर दो, ठीक है। कीमत और एक्सपायरी डेट, कई बार क्या होता है कि कीमत काफ़ी ज़्यादा दिखा देते हैं, एक्सपायरी डेट वाला आइटम आपको दे देते हैं, तो इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आयात संबंधी प्रासंगिक निर्णय, कहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं। शिकायत निवारण तंत्र, मतलब शिकायत की है तो उसको तुरंत रेजुलेट करो एक तरीके से। अनुचित व्यापार प्रथाओं, हेरफेर और पक्षपातपूर्ण पर व्यवहार पर रोक लगाना। जैसे आपने देखा होगा कई बार बॉक्स भेज दिया बट उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, खाली डब्बा होता है, ठीक है। फेक या गुमराह करने वाली पोस्ट, ऐसा ना हो कि आपको पोस्ट दे दें कि ये 16,000 का जो फ़ोन है ये हम आपको 5,000 में दे रहे हैं, ठीक। कोई निरसन शुल्क नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको सामान आपका वापस करता है तो उसके कोई पैसे आप नहीं काटोगे कि रिटर्न में हम इतने 50 रुपये कट कर लेंगे, है ना, वो नहीं होगा। नकली उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं का रिकॉर्ड, यानी कि जो लोग नकली उत्पाद बेचते हैं या जो भी नकली आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसके बारे में एक पूरी लिस्टिंग की जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं मानते हो तो फिर दंड। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता हो, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा हीलियम के बारे में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीलियम वास्तव में वही गैस है जो आप गुब्बारों में भर के उड़ाते हैं, ठीक है, हल्के गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ये एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक He तथा परमाणु क्रमांक 2 है। ये तो नहीं याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये कि ये एक रंगहीन है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, दिखाई पड़ती है, स्वादहीन है, खाओगे कोई फायदा नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, यानी कि जहरीली नहीं है। इसीलिए देखना जब गुब्बारे में उपयोग की जाती है, बच्चा मुंह में गुब्बारा भरता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है।
अक्रिय है यानी कि किसी अन्य गैस के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, एकल परमाणविक है, ठीक है, नोबल गैस है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। इसका क्वथनांक सभी तत्वों में सबसे कम होता है, ठीक है, और बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। स्रोत क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, ये सब केमिस्ट्रिक चीजें हैं, याद करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, कि गलनांक का मतलब इतने उस पर गल जाएगी, क्वथनांक का मतलब इतने स्तर पे बनी रहेगी, फालतू की चीजें हैं। स्रोत क्या है, हीलियम कहाँ से मिलती है, एक तो सूर्य के चारों ओर है, पृथ्वी पर भी है, और भारत में केरल की मोनाजाइट रेत में भी हीलियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। झारखंड राज्य में खोज चल रही है जो कि राजमहल और ज्वालामुखी बेसिन में भी पाई जाती है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। ज्वालामुखी बेसिन का मतलब समझते हो, दक्कन का जो पठार है हमारा, ठीक। MII क्या है, MII का मतलब है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाजार में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, समाशोधन निगम को सामूहिक रूप से MII प्रतिभूति के रूप में संदर्भित किया जाता है। अर्थात जो हमने शेयर मार्केट आपको इकोनॉमी में पढ़ाई थी, वहां पे जो डिपॉजिटरी यानी कि जो रसीद पढ़ाई थी डिपॉजिट करने वाली, यहाँ तक कि जो समाशोधन यानी कि जब हमने शेयर परचेज किया, शेयर को बेच दिया, तो उसके बाद जो हमारे पास कुल शेयर बचे उनको जो रेगुलेट करता है उसी को मोटे तौर पे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अर्थात MII का संबंध शेयर मार्केट से है, ठीक है। इसमें क्या है कि विमल जालान समिति 2010 के अनुसार ये संस्थान देश के वित्तीय विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रतिभूति बाजार यानी कि शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, उसमें शेयर परचेज करना, बुल बियर, काफ़ी डिटेल में इकोनॉमी में पढ़ाया है। तो यहाँ उसको पढ़ाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और फिर करंट की क्लास है, इकोनॉमी की थोड़ा ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। डिपॉजिटरी संगठन बैंक या संस्थाएं हो सकती हैं जो प्रतिभूतियाँ रखती हैं, इसके व्यापार में सहायता करती हैं। समाशोधन निगम यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक स्टॉक एक्सचेंज से संबद्ध एक संगठन इकाई है जिसका प्राथमिक उद्देश्य लेन देन की पुष्टि, निपटान और वितरण की देखरेख करना। वही बात है कि किसने शेयर परचेज किया, किसने शेयर बेच दिया, इसी के बारे में जानकारी ये रखता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला आर्टिकल है ऑन टैप सुविधा। ऑन टैप सुविधा वास्तव में RBI की सुविधा है। अर्थात कोई भी नया व्यक्ति जब बैंक के लिए अप्लाई करता है कि हमें कोई एक बैंक ओपन करनी है, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में लाइसेंस जारी करना, आवेदन स्वीकारना, ये RBI का ऑन टैप सुविधा कहलाता है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। इसका अर्थ है RBI द्वारा वर्ष भर बैंकों के लिए आवेदन स्वीकारना और लाइसेंस को जारी करना, ठीक। अगला है ये नीति निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन किसी भी समय उम्मीदवारों को सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, ठीक है। वही बेसिक बातें हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला है लघु वित्त बैंक के बारे में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। वैसे तो मैंने आपको इसको इकोनॉमी में कवर करा दिया था, बट एक दो बातें हैं जो यहाँ पे आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। क्या है, ये मुख्य रूप से लघु व्यवसायिक इकाइयों, लघु और सीमांत किसानों, MSME तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय समावेशन जैसे जमा करने, ऋण देने की बैंकिंग या सुविधाएं प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि लघु और छोटे किसान या छोटे व्यापारियों के लिए लघु वित्त बैंक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बेसिक याद रखना है। दूसरा, ये देश के उन वित्तीय क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं देता है जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है। जो बड़ी बैंकें होती हैं वो लोग वहां पे सर्विस नहीं देते, तो उस जगह पे स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। किसके तहत रजिस्टर्ड है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। ध्यान देना, ये RBI एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ठीक है। लघु वित्त बैंक विदेशी मुद्रा व्यापार में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए एक अधिकृत डीलर भी बन सकता है, यानी कि जो फॉरेन मुद्रा बाजार होती है, मॉनेटरी ट्रेड होता है, उसमें भी काम कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि मान लो कोई व्यापारी जिसका व्यापार फॉरेन से चलता है, ठीक है, विदेशों से, तो उस व्यापारी को अगर पैसे की गारंटी दिलवानी होगी तो वो इस वित्त बैंक से कहेगा भाई गारंटी मेरी ले लो, क्योंकि इस वित्त बैंक वाला इस व्यापारी को जानता होगा, ठीक है। और इस वित्त बैंक की गारंटी को विदेशी व्यक्ति स्वीकार कर लेंगे क्योंकि सरकार का एंगल से बैंक गठित की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे इस चीज के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक। लघु वित्त बैंक के संचालन के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मतलब ये कहीं पे भी अपनी
कहने का मतलब कहीं पे भी अपनी शाखाएं खोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं, कितना भी पैसा दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने प्रारंभिक चरण में बैंकों को ऐसे राज्यों जिलों में खोला है जहां बैंकिंग सेवाएं या तो उपलब्ध नहीं है या बहुत ही कम उपलब्ध हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि आपके गांव में कोई बैंक ना हो और कोई एक स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला आके वहां बैंक अपनी ओपन कर दे, ठीक। अब उसकी मर्जी होगी आपको कितना रुपया देना है, कितना नहीं देना है, किसको देना है, ठीक। तो आरबीआई ये नहीं कहेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे पहले कोई था नहीं, अब वो बेचारा पहुंच गया, तो अब आप उसको रोक टोक करोगे तो वो फिर कैसे काम करेगा, ठीक है। तो वो अच्छे से काम कर सके इसके लिए आरबीआई कहती है कि हम आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट कुछ बेसिक प्रतिबंध होते हैं नाम मात्र के। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन को समझें इससे पहले बेसिक ये समझ लो, आपके घर में जब भी चावल बनता होगा, ठीक है, चावल जब भी आप लोग खाते होंगे तो उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद माड़ निकलता है, ठीक है, वो एक तरीके का ग्लूटेन होता है। इसी तरीके से गेहूं को जब धोया जाता है तो गेहूं को धोने में जो भी गंदगी निकलती है वो भी एक तरीके की ग्लूटेन होती है। वास्तव में अगर गेहूं और चावल में ग्लूटेन ना हो तो ये चिपचिपे नहीं बनेंगे, अर्थात ग्लूटेन एक ऐसा तत्व है जो इनको चिपचिपा बनाता है और ग्लूटेन की ही मात्रा के कारण आप गेहूं से आटे को माड़ पाते हैं जिससे रोटियां बनती हैं। वरना आप देखेंगे कि आप बाजरे की रोटी बनाओ या मक्के की रोटी बनाओ, किसी भी मोटे अनाज की अगर आप रोटी बनाते हैं तो वो रोटी चिपचिपी नहीं बनती है, या कहें वो आटा सही से नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं होती, जबकि गेहूं और चावल में ग्लूटेन की मात्रा होती है जिस कारण रोटियां चिपचिपी बनती हैं, ठीक है। तो ग्लूटेन क्या है? स्टोरेज प्रोटीन का एक समूह है जिसे सामान्यतः प्रोमिलिन के रूप में जाना जाता है, ठीक। ग्लूटेन में दो प्रमुख प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइएडिन पाए जाते हैं। बेसिक चीजें हैं। काम क्या है? खाद्य पदार्थों को नरम बनाने तथा चिपचिपा बनाने के लिए उत्तरदायी है। ब्रेड में और पास्ता निर्माण में काफी उपयोगी है। ब्रेड में हो, पास्ता में हो, मैक्रोनी में हो, मैगी में हो, इन सब में ग्लूटेन का उपयोग किया जाता है, तभी वो उतने केचुए की तरह बिल्कुल चिपचिपे चिपचिपे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है पूसा फॉर्म सन फ्रिज। नाम से समझ में आ रहा, पूसा हमारे यहाँ एक संस्था है। फॉर्म सन फ्रिज का मतलब ये होता है कि सूर्य की रोशनी में एक फ्रिज का निर्माण करना, ठीक है, बस वही बेसिक चीज है। यह एक 100% सौर संचालित बैटरी कम कोल्ड स्टोर है जो दिन के समय 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और रात के समय 8 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखता है। ये कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि पूसा फॉर्म सन फ्रिज एक तरीके का छोटा सा कोल्ड स्टोरेज है जिसमें हम अपनी कटी हुई फसलें, उपज, इन सबको संरक्षित कर सकते हैं। छोटा सा मतलब ये नहीं कि एक कमरे भर का, छोटा सा मतलब बड़े लेवल का। मशीनें कम लगती हैं क्योंकि इसमें सोलर पैनल का उपयोग होता है, ठीक है। अगला है सीपीआई के बारे में। सीपीआई पार्टी नहीं है, कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। बेसिक ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसमें सेवाओं की कीमतों को नहीं नापा जाता है, जबकि CPI में सेवाओं को भी मापा जाता है। CPI में, WPI में, PPI में क्या डिफरेंस है ये हमने इकोनॉमी में पढ़ाया, वहां आप पढ़ लीजिए, ठीक है। WPI को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। WPI भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। मुद्रास्फीति का बेसिक मतलब ऐसे समझ लो कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या देश के पास कितनी मुद्रा की उपलब्धता है या कहें बाजार में कितनी मुद्रा है, इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। महंगाई एक तरीके से, तो वही बात है। बाकी आपको नहीं याद रखना है कि जब महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो हम चेक करते हैं कि WPI में पेट्रोल का क्या रेट है, ठीक, क्या प्रोसेस है वहां पे बताया है। अगला आर्टिकल है गैर लौह धातु या अलौह धातु। इसको समझें इससे पहले दो बातें समझ लो। जैसे आप लोग बचपन में बहुत सारी कलाकारी किए होंगे कि चुंबक में कई धातुओं को चिपकाते होंगे, खासतौर पे जैसे आप स्टील को चिपकाते हैं तो वो नहीं चिपकती है। क्यों? क्योंकि उसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। चुंबक उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है जिसमें लोहे की मात्रा होती है, ठीक है, और उसमें लोहे की मात्रा होती नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है कि वो नहीं चिपकता है। और जब नहीं चिपकता है
तो हम कहते हैं कि अच्छा ये नहीं चिपक रहा, तो वही एक तरीके की गैर लौह धातु है, ठीक है। तो बस या उसी को अलौह कहते हैं। ये कई प्रकार की है, ठीक है, जैसे हीन या उपधातु जिसको बेस मेटल कहते हैं, जिसमें एल्युमिनियम आता है, इसमें भी नहीं चिपकता है। तांबा, जस्ता, सीसा, निकल और टिन, ठीक। बहुमूल धातुएं चांदी, सोना, पैलेडियम या प्लेटिनम समूह के। आपसे इनमें से सारे नाम दे देगा तो आप बता देना कि हाँ सबके सब ये गैर लौह धातु हैं, ठीक है। माइनर मेटल में टंगस्टन हो गया। टंगस्टन वास्तव में वो होता है जो पहले 100 वाट का बल्ब आता था ना, उसी के बीच में ये जो तार ऐसे होता था, इसी को टंगस्टन बोलते हैं, ठीक है। मोलिबेडनम, टैटलम, नाइओबियम एंड क्रोमियम, ठीक है। लास्ट है हमारा कोबाल्ट, जर्मेनियम, इंडियम, टेलुरियम, एंटीमनी एंड गैलियम। कई बार ये कोबाल्ट वगैरह का उपयोग स्वास्थ्य में उपचार के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो बाकी आपको नहीं याद रखना है। लोहे के बाद एल्युमिनियम विश्व में दूसरी सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु है, अर्थात लोहे के बाद लोग सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। आप देखिएगा घरों में एल्युमिनियम के लोग दरवाजे लगवाते हैं, एल्युमिनियम की रेलिंग लगवाते हैं, सारी चीज़ें एल्युमिनियम की होती हैं। यहाँ तक कि जो खाना पकाने वाले या दूध को गर्म करने वाले बर्तन हैं वो भी एल्युमिनियम के ही होते हैं, ठीक है। मूल्य के आधार पर तांबा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हीन या उपधातु है। एक जमाने में पहले तांबे के बर्तन सबसे ज्यादा हुआ करते थे, बट अब तांबे के नहीं होते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ गया है। जस्ता विश्व में चौथे नंबर की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है। वास्तव में जस्ता और तांबे को मिलाया जाता है। जो तांबा और पीतल वगैरह की धातुएं हम देखते हैं ना, उनमें इन्हीं चीजों को मिलाया जाता है। भारत में बैंक ऋण के बारे में, इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण से। जो हमारे यहाँ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वो बैंकें होती हैं जो आरबीआई की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं, या कहें जिन पर आरबीआई के नियम, कानून, मौद्रिक नीति, साख नीति इंप्लीमेंट होती है। इकोनॉमी के टॉपिक में मैंने पढ़ाया है, वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे है कि बैंक ऋण को खाद्य ऋण यानी कि खाने योग्य सामान में, कृषि वगैरह में दिया गया ऋण हो गया, और नॉन फूड क्रेडिट, इनमें डिवाइड किया जाता है। अर्थात बैंक ऋण को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसका ऋण कौन लेता है, तो मुख्य रूप से बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की खरीद के लिए ऋण दिया जाता है, वो खाद्य ऋण कहलाता है। और ये बैंक ऋण का छोटा सा हिस्सा होता है, मतलब काफ़ी कम पैसा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि खाद्य जो ऋण है वो गैर खाद्य चीज़ों के अपेक्षाकृत ज़्यादा है, ठीक है। बैंक ऋण का प्रमुख हिस्सा गैर खाद्य ऋणों का है, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस के ऋण और व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं। अर्थात बैंकों में जो ऋण सबसे ज़्यादा दिया जाता है वो खाद्य सामग्री में नहीं दिया जाता है, बल्कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डअप के लिए दिया जाता है, सर्विस सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए दिया जाता है, या गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई स्कीम लाइक जैसे बुलेट ट्रेन हो गया, ठीक है, या कोई आप समझ सकते हो कि आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, इनके लिए दिया जाता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। आरबीआई द्वारा मासिक आधार पर बैंक ऋण का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, ये नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है समवर्ती सूची के बारे में। पहला तो इम्पोर्टेंट है सूचियाँ, ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, तो 7वीं अनुसूची आपको पता है भारत में है, ठीक है, संविधान में, जिसमें 3 सब सूचियाँ हैं। एक है संघ सूची, एक राज्य और एक समवर्ती। संघ का मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, राज्य का मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और समवर्ती का मतलब जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाती हैं। नॉर्मली ज़्यादा उसमें सेंट्रल ही बनाती है, ठीक है। तो ये बेसिक बात आपको याद रखना है। तो हुआ क्या है कि समवर्ती सूची के सब्जेक्ट को बदला जाता है कई बार, यानी कि कुछ चीज़ों को जो राज्य सूची में होती है उनको समवर्ती सूची में डाला जाता है, जो केंद्र सूची में होती हैं उनको भी समवर्ती में डाला जाता है, ठीक है। तो वही बेसिक चीज़ है। आपसे नाम पूछ सकता है कि निम्न में से किन किन विषयों को समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो आपको नाम पता हो बस। संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प का मतलब वही जिसमें आप लिख के देते हैं 100 रुपये का एक नोट का ऐसा पत्र बना होता है ना, मकान मालिक को जमा करते हैं, या आपके घर में माता पिता ने जब कोई ज़मीन खरीदी होगी तो उसमें जो 1000 लाख रुपए के जो स्टाम्प लगे होंगे उसको बोलते हैं। तो उस स्टाम्प में एक ड्यूटी लगती है जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दी जाती है, ठीक है, तो उसको स्टाम्प ड्यूटी बोलते हैं। तो वो किस में आती है? समवर्ती सूची में।
ड्रग्स एवं जहर भी आता है, बिजली भी आती है, समाचार पत्र भी आते हैं, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कानून, कुल 52 विषयों को शामिल किया जाता है। ठीक है, मूल रूप से 47 थे। क्या खास बात है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। कौन कौन से? जैसे एजुकेशन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतौल एंड न्याय प्रशासन, अर्थात इन 5 चीजों को अब हम समवर्ती सूची में शामिल करते हैं। यानी कि केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। अब आपसे क्वेश्चन दे देगा लिस्ट में स्टाम्प ड्यूटी, शिक्षा, ये सब किस में शामिल है, तो आप बता देना कि सब के सब समवर्ती सूची में शामिल हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य, जो कि अभी राज्य सूची का विषय, इसे भी कहा है कि समवर्ती सूची में डाल दो। 15वें वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, हेड कौन है? NK सिंह। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा केंद्रीय सूचना आयोग। अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था RTI के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय नहीं है, अर्थात ये एक तरीके की स्टैच्यूटरी बॉडी है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कई बार पढ़ाया, बट कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो देखो, नाम पहले आप समझ लो। एक नाम आता है वैधानिक, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरीके से लीगल बॉडी के रूप में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नाम आता है क्या? संवैधानिक। ठीक, तीसरा नाम आता है यहाँ पे संविधिक। ठीक, संवैधानिक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, संविधिक को बोलते हैं स्टैच्यूटरी। ठीक, वैधानिक निकाय वो निकाय होता है जिसमें दंड देने की पावर होती है, अर्थात जो एक कोर्ट की तरह काम कर सकता है, उसको वैधानिक बोलते हैं। संवैधानिक निकाय उसे बोलते हैं, या कहें कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय उसे बोलते हैं जो संविधान के किसी आर्टिकल में मेंशन है। जैसे 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, संवैधिक उसे बोलते हैं जिसे सरकार ने किसी एक्ट के माध्यम से, जैसे 2005 के एक्ट के माध्यम से सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया, तो ये हो गया संवैधिक। ठीक है, यानी कि एक्ट के माध्यम से जो गठित हो रहा है वो संवैधिक है, आर्टिकल के माध्यम से जो मेंशन है वो संवैधानिक है, जिसमें दंड देने की पावर भी हो वो वैधानिक है। तो कई बार वैधानिक और संवैधिक एक ही साथ आते हैं, तो ये ध्यान रखना, क्या हाँ उसमें दंड देने की कैपेसिटी है। जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कई सारी बॉडी के बारे में, जैसे लोकपाल के बारे में आप पढ़ते हैं, या आपने पढ़ा होगा मानवाधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें याद रखना है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। ठीक है, यानी टोटल 11 मेंबर। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 2019 में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 6 सूचना आयुक्त इसमें थे। कहने मतलब 10 होते हैं लेकिन 6 थे। वो समिति कौन है जो अपॉइंट करती है? उसमें कौन कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और PM द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। अब यहीं पे एक चीज और याद रख लेना, केवल ये मनोनीत कैबिनेट मंत्री को आप हटा दो, यहाँ पे गृह मंत्री अगर लिख देंगे आप, ठीक है, और ये ऊपर के 2 मेंबर, तो ये 3 मिला के केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी एक तरीके की स्टैच्यूटरी बॉडी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि भ्रष्टाचार को चेक करती है। वर्तमान में अब लोकपाल हो गया तो उसकी महत्ता कम हो गई। ठीक, पदावधि क्या है? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक पद धारण करते हैं। क्या पुनर्नियुक्त हो सकते हैं? तो नहीं, पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, एक ही बार केवल नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। 2013 में संघ के लिए लोकपाल व राज्यों के लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई। लोकपाल एक नाम है, ठीक है, जिसका काम है कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या उसमें संलिप्त होता है, कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक वर्ग का व्यक्ति, तो उसको दंड करेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। अब देखो, वैधानिक का मतलब समझ गए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लोकपाल नहीं है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, पहली चीज। दूसरी, वैधानिक है। क्यों? क्योंकि दंड भी दे सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको इंडियन पॉलिटी में पता हो। लोकपाल व लोकायुक्त शब्द विधिवेत्ता LM सिंघवी ने दिया था। LM सिंघवी कौन है? इस समय मनु सिंघवी जो कांग्रेस में लीडर हैं या कहें वकील हैं, भारत के फेमस वकील हैं, उन्हीं के पिताजी।
ठीक है। चलिए, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है, अर्थात कई सारे मेंबर होते हैं जिनमें टोटल माना गया है 8 सदस्य होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। 8 सदस्य अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं, जिनमें आधे न्यायिक सदस्य होंगे यानी कि जुडिशरी से संबंधित, और 50% जो सदस्य होंगे वो SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और यहाँ तक कि महिला आयोग से भी संबंधित होंगे। ठीक है। इसके चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करेगा? भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, नॉर्मल सी बात है। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष का मतलब अगर 65 वर्ष की उम्र है तो 70 तक काम करेगा, अगर 68 वर्ष की उम्र है तो भी 70 तक काम करेगा, फिर 2 वर्ष कार्यकाल होगा। ठीक है। कौन कौन आता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ABCD। ABCD का मतलब ये होता है जैसे आप IAS की तैयारी करते हैं तो ये ग्रुप A की सर्विस है, SSC की जो सर्विस है ग्रुप B की है, तो ये सब लोग भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। D का मतलब जो चपरासी या प्यून की जो नौकरी है उनकी। ठीक। केंद्र सरकार के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। राज्य के लिए लोकायुक्त होता है। ठीक है। इसका क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री पर केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि इंटरनेशनल संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंध ना हो। ध्यान देना यहाँ पे, इसने कहा है कि प्रधानमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोपों की हम जांच तो कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त में कि वो जो भ्रष्टाचार के आरोप हों वो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ना हो, सुरक्षा से संबंधित ना हो, लोक व्यवस्था से संबंधित ना हो, परमाणु ऊर्जा से और अंतरिक्ष से। जैसे आपने जब राफेल की डील सुनी थी तो राफेल के बारे में जब आया कि प्राइस को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और प्राइम मिनिस्टर का नाम वहां पे नहीं आएगा, तो इसका एक रीजन ये भी रखा गया कि ये सुरक्षा से संबंधित मामला है, तभी ये लोकपाल के इशू में नहीं बना, वरना बन जाता। ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं बचने की, और वैसे भी नेताओं के पास बचने के तो एक से एक ट्रिक्स हैं। अगला है, इसमें संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होता, अर्थात कोई बात या कोई स्पीच संसद में दी गई है तो उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है। अगला आर्टिकल है चुनावी बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी। ये क्या है? ये राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। मतलब आपको अगर पैसा देना है बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, तो आप बॉन्ड परचेज करके दे सकते हैं। बॉन्ड क्या होता है, बिल क्या होता है, मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया कि 1 वर्ष से अधिक का ऋण बॉन्ड, 1 वर्ष से कम का ऋण बिल। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ये बिना किसी अधिकतम सीमा के 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ के गुणकों में जारी किया जाता है। कहने मतलब कोई भी आप खरीद सकते हैं बॉन्ड। कौन जारी करता है? केवल अभी भारतीय स्टेट बैंक के पास इसका राइट है, बाकी आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना है, फालतू की डेट वगैरह, तारीख वगैरह। ठीक है। यह बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के खाते में दिया जाएगा, यानी कि वो पार्टी जो निर्वाचन आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी लोकल पार्टी क्षेत्रीय बन गई और वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको नहीं दिया जाएगा, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। ठीक है। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये सब फालतू की चीजें हैं। ठीक है। एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ, ये भी कुछ नहीं याद रखना है। SBI के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ पे घुमा देगा कि बॉन्ड को किसी भी बैंक से आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे SBI हो, CBI हो, ICICI हो, ऐसा नहीं, केवल SBI बैंक। ठीक है। अगला है हेट क्राइम के बारे में। हेट क्राइम एक तरीके से आप समझ सकते हो मॉब लिंचिंग। ठीक है। तो उसी से संबंधित है। ये एक ऐसे आपराधिक कृत्यों को संदर्भित करता है जो कुछ मतभेदों, प्रमुख रूप से धार्मिक प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि के कारण एक व्यक्ति या सामाजिक समूह के विरुद्ध पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग कि एक धर्म के प्रति, एक समाज के प्रति एक पहले से ही धारणा बना ली है कि वो ऐसे ही होते हैं या वो ऐसे ही होंगे, तो वो एक तरीके का है हेट क्राइम। जैसे कुछ लोग कुछ लड़कों के प्रति, कुछ लड़कियों के प्रति पहले से ही धारणा बना ली कि वो इतने बुरे होंगे ही होंगे। ठीक है। मौजूदा दौर में मॉब लिंचिंग, भेदभाव, आपत्तिजनक भाषण, इनको शामिल किया जाता है। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच में मुख्य तौर पे जाति, नस्ल,
धर्म, वर्ग आदि के आधार पर की गई टिप्पणियां शामिल होती हैं। नस्ल का मतलब आप ऐसे समझा करिए, नस्ल का मतलब ये होता है कि किस प्रजाति के हैं आप। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि निग्रोटो जो होते हैं अफ्रीकन क्षेत्र के होते हैं, हम लोग अपने आप को आर्यन प्रजाति के मानते हैं, तो वो नस्ल होती है। जाति जो आपकी कास्ट है, धर्म आपका जो रिलीजन है, वर्ग का मतलब कि आप समाज के किस वर्ग से हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं, ठीक है, इस चीज से संबंधित। यद्यप भारतीय कानूनों में कहीं पे भी हेट क्राइम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बट कई सारी धाराएं हैं, जैसे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, आईटी एक्ट 2000 एंड गैर कानूनी गतिविधियों के लिए कई सारे एक्ट हैं, कई सारी हमारी आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं, उनमें भी इनको शामिल किया गया है, ठीक है। एनपीएनटी अनुपालन क्या है? नो परमिशन नो टेक ऑफ। नो परमिशन नो टेक ऑफ का मतलब ये तरीके से है कि उड्डयन से संबंधित है, अर्थात फ्लाइंग से, ठीक है। वही है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा भारत में परिचालन से पहले डिजिटल इकाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी कि नैनो को छोड़कर वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी। कहने का मतलब कि जो भी ड्रोन हमें उड़ाने हैं आसमान में, अभी जैसे भारत ने 75 ईयर्स अमृत महोत्सव में ड्रोन को परिचालित किया, तो सारे ड्रोन उड़ाने के लिए एविएशन मिनिस्ट्री के अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ी होगी। भारत सरकार का था तो बिल्कुल मिल गई होगी, लेकिन नॉर्मली आप विजय पथ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, कोई भी एक सामान्य पर्सन, तो उसी के बारे में ये है, ठीक है। अगला है हमारा छठी अनुसूची के बारे में। आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। तो जो छठी अनुसूची है उसमें क्या है कि उसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम इनके बारे में प्रावधान किया गया, जो जनजाति क्षेत्र हैं 4, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों के लिए लागू की गई है, 90% से आबादी, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में आते हैं। देखो हुआ क्या था कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रहते थे तो वो जनजाति या कहें ट्राइब्स एरिया में जाके वहाँ के रिसोर्सेस को वहन करते थे, जिस कारण उन ट्राइब्स का कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि उनका शोषण भी हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रोविजंस कर दिया कि पंचशील प्रोविजन, एक तो पंचशील भारत चाइना के मध्य के लिए और एक पंचशील का प्रोविजन जनजातियों के कल्याण के लिए है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम जनजातियों के कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, उनके किसी प्रकार का खनन उनकी अनुमति के बिना नहीं करेंगे, और उनकी अनुमति तभी होगी जब राज्यपाल अनुमति देगा या वहाँ की ग्राम पंचायत अनुमति देगी। जो ग्राम पंचायत होगी वो लोकल लोगों के द्वारा होगी, अर्थात लोकल लोग अगर ये चाहेंगे कि उनका कल्याण हो तो भारत सरकार उनके रीति रिवाज में, उनके यहाँ डेवलपमेंट में हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। इस बात के लिए छठी अनुसूची आई थी। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये जनजाति आबादी के अधिकारों को शामिल किया गया है, ठीक है। बाकी स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार देगी। इंपॉर्टेंट बात है कि स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब वही बेसिक बातें कि उनकी जंगल जमीन इसके लिए किसके पास अथॉरिटी, तो ग्राम पंचायतों के पास अथॉरिटी होती है। जो एडीसी होती हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनकी तीनों शाखाएं यानी कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में विशेष शक्तियां हैं और जिम्मेदारियां रखते हुए एक लघु राज्य की तरह कार्य करते हैं। अर्थात ये एडीसी ही वास्तव में मेन हैं जो उस जनजाति एरिया को रेगुलेट करते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट चीज़ों को सिक्योर करते हैं और वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कैसे यूटिलाइजेशन हो सके इस पे भी विमर्श करते हैं, ठीक है। स्वायत्त जिले कौन से हैं? राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को स्थापित करने और फिर से संगठित करने की शक्ति प्राप्त है। बेसिक बातें वही राज्यपाल के पास। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है कि राज्यपाल के पास है कि राष्ट्रपति के पास है, तो राज्यपाल के पास है, ठीक है। वह जिले के क्षेत्रों को बढ़ाने, घटाने, उनके नाम परिवर्तित करने या सीमाओं का सीमांकन कर सकता है, ठीक है। यदि किसी स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां तो राज्यपाल उस जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में बांट सकता है। प्रत्येक स्वायत्त में एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 मेंबर होंगे,
26 इलेक्टेड होते हैं, 4 को नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अब जो इलेक्ट होंगे उनका एक टाइम पीरियड होता है, 5 वर्ष तक काम करते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद होती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है लास्ट हमारा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं? ये संविधान की 5वीं व 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी बहुल राज्यों को इस संबंध में पर्याप्त स्वायत्तताएं देती हैं, ठीक है। वे या तो पंचायती राज संस्थाओं को लागू कर सकते हैं अथवा पारंपरिक स्थानीय स्वशासन को जारी रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि जनजाति लोगों का कल्चर प्रभावित ना हो, इसके लिए उनको ऑटोनोमी दे रखे हैं कि आप बताइए कि आपके यहाँ पंचायती राज स्टैब्लिश करें। अगर वो मना करते हैं तो वहाँ नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसमें दे दिया कि 5वीं और 6ठी अनुसूची को छोड़कर के अंतर्गत के पर्याप्त स्वायत्तता दी गई कि आप मानो या ना मानो, ठीक है। इसलिए वहाँ पे देखना कई बार आपको पेशा अधिनियम मिल जाता है। भारत के सभी राज्यों, केवल 5वीं और 6ठी अनुसूची के राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो सब जगह पे पंचायती राज संस्थानों का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। कई सारे इसमें प्रोविजन थे, कौन कौन थे? एक त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाए। आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की बात की थी। इंडियन पॉलिटी में बताया मैंने, ठीक है। लेकिन बलवंत राय मेहता की बात को माना गया, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ठीक है। तो ये इतनी बेसिक बातें हो गई। अब बात आती है यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि ग्राम स्तर पे ग्राम सभा की स्थापना तथा हर 5 वर्ष में पंचायतों के लिए नियमित चुनाव होंगे। कौन कराएगा? पहला ही आर्टिकल आज मैंने पढ़ाया आपको, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाएगा। आपने देखा होगा 1/3 सीटें रिजर्व होती हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का रिजर्वेशन किया जाता है इसमें, ठीक है। पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक तरीके का जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, सेम टू सेम होता है। वो रिकमेंड करता है कि पंचायतों को कितना पैसा दिया जाए या कहीं कितना अलॉट किया जाए। 11वीं अनुसूची में कुल 29 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से, उसमें 18 सब्जेक्ट को शामिल किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को कवर किया। काफ़ी बड़ी क्लास थी। उम्मीद है कि आपको सारे आर्टिकल्स कवर हो गए, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो अब हमारा एक तरीके से मार्च 2021 तक का करंट कवर हो गया, अर्थात हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स पे होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इसको बार बार क्विक फास्ट में रिवीजन करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं से कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।